हमारा हीरो, जिसने अपनी फैमिली और साम्राज्य के लिए अनगिनत बलिदान दिए, कितना दर्द सहे, कुत्ते की तरह रात दिन मेहनत की, लेकिन उसकी ये दरियादिली फैमिली को पसंद नहीं आई। उन्होंने एक झूठी साजिश रची, इल्जाम लगाया कि उसने डीमन क्लैन के साथ हाथ मिला लिया। झूठे केस में उसे मौत की सजा सुनाई गई और सबसे ताज्जुब की बात, उसका सर कलम करने वाला उसका अपना बाप ही था। लेकिन यह सब मंजर ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, इसलिए हमारा एमसी दोबारा जन्म लेता है ताकि अपने ऊपर हुए अत्याचारों का इंतकाम ले सके। अब कहानी शिफ्ट होती है एक महल के कमरे में। बहुत सारे नवजात बच्चे रो रहे हैं, लेकिन हमारा हीरो बदले की आग में जल रहा है। वो खुद से वादा करता है, इस बार मैं कुत्ते की मौत नहीं मरूंगा, सत्ता की भूख रखने वालों को बर्बाद कर दूंगा। जब ये बात फैलती है कि बच्चे जन्म ले चुके हैं, तब फैमिली का हेड ह्यूगो ले बास्करविल देखने आता है। उसकी आंखें शैतान से कम नहीं। वो यहाँ काबिल बच्चों को ढूंढने आया है जिनमें स्पेशल एबिलिटी हो, लेकिन उसे कोई खास बच्चा नजर नहीं आता। जब वो हमारे एमसी के पास रुकता है, उसे अचानक डर का एहसास होता है। फिर भी डर छिपाकर अपने चमचों को ऑर्डर देता है, इन सारे बच्चों को तलवारों भरे पानी में फेंक दो। बच गए तो मजबूत, मर गए तो कमजोर। हमारी फैमिली में कमजोरों की कोई जगह नहीं। ह्यूगो की बातें सुनकर हमारे हीरो का खून खौल उठता है। वो चाहता है कि इसी वक्त यमराज के पास उसे पहुंचा दे, लेकिन नन्हे शरीर की वजह से कुछ नहीं कर पाता। वो मन बना लेता है, अब जो भी हो मैं बदला लूंगा। ऊपर वाले ने मुझे दूसरा मौका दिया है, मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा। अब मैं स्ट्रांग बनूंगा। फिर टेस्ट का दिन आता है। सभी बच्चों को तलवारों भरे पानी में फेंका जाता है। हमारा हीरो तलवारों से बचता हुआ पानी के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है, क्योंकि मुसीबतों से बचने का अनुभव उसे पहले से था। कुछ देर बाद उसके मुंह से बुलबुले निकलने लगते हैं। वो खुद को समझाता है, बस कुछ देर और, बस कुछ देर। तभी पीछे से कोई आदमी ह्यूगो को बताता है, बच्चों को पानी में गए हुए 7 मिनट हो गए हैं। ह्यूगो शॉक हो जाता है, अब तक तो मर जाना चाहिए था। वो चिल्लाता है, ओए बच्चे अब बाहर आ। लेकिन हमारा हीरो बाहर नहीं आता। वो पानी को अब्सॉर्ब कर रहा है, क्योंकि इस पानी की खासियत है, जो इसे पी लेगा उसका शरीर आयरन जैसा स्ट्रांग हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ह्यूगो खुद उसे पानी से बाहर निकालता है और हैरान रह जाता है, बच्चे के दांत पहले से ही उगाए हैं। जॉन बताता है, इस बच्चे का नाम विकिर है। ह्यूगो को लगने लगता है कि इस बच्चे में कुछ तो खास है। इधर विकिर भी मन में ठान लेता है, इस बार मैं इस फैमिली का नाम इतिहास से गायब कर दूंगा। पिछली जिंदगी में 8 साल की उम्र में जीनियस कहा जाता था। 35 साल तक मॉन्स्टरों का संहार किया। 39 साल में लंबी जंग खत्म हुई, इंसानों की जीत, दुनिया बच गई। और 40 साल में वफादारी का इनाम मिला, धोखा, झूठे इल्जाम और मौत। प्रेजेंट में एक रात विकिर सोया हुआ था। एक औरत आती है, हाथ में बॉक्स लिए। बॉक्स उसके बिस्तर पर रखकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद बॉक्स से 2 किंग कोबरा बाहर निकलते हैं, दिखने में इतने खतरनाक कि एक काट ले तो बचने का कोई चांस नहीं। लेकिन विकिर नहीं घबराता, अटैक पोज में खड़ा हो जाता है। जैसे ही किंग कोबरा अटैक करते हैं, विकिर दोनों का गला पकड़ लेता है। डेविल स्माइल के साथ दोनों की गर्दन मरोड़ देता है। सुबह सब हैरान, विकिर दोनों को मारकर खर्राटे लेकर सो रहा है। फिर हमें 8 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। क्लास चल रही है, मास्टर बता रहा है, जब माना ब्लड में इन्फ्यूज होता है तो सोर्ड एक्सपर्ट कहते हैं। माना ब्लड में ऑरा फॉर्म बन जाए तो सोर्ड ग्रेजुएटर, दोनों में महारत हासिल कर ले तो सोर्ड मास्टर। ह्यूगो सर अभी उस लेवल पर हैं। सारे बच्चे हैरान। विकिर साधारण बच्चे की तरह रिएक्ट करता है। मास्टर उसे शांत देखकर कहता है, यंग मास्टर विकिर, आप कहां खो गए? मास्टर आगे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है इन सब में सबसे स्ट्रांग और टैलेंटेड विकिर ही है। विकिर ख्यालों में खोया है। मुझे कितने साल लगेंगे ह्यूगो को जान से मारने में? क्लास खत्म होती है। 3 जुड़वा बच्चे उसे तंग करने लगते हैं। अबे ओए गधे, सुना है तू 7 मिनट तक रिवर में रहा और बच्चे में ही 2 कोबरा मार दिए। विकिर चुपचाप खड़ा रहता है। उन्हें लगता है अफवाह ही होगी, इसमें कुछ खास नहीं। तभी एक चाकू निकालता है। सुना है उस रिवर में डुबकी से शरीर स्टील जैसा स्ट्रांग हो जाता है। देखते हैं चाकू स्टैब करूं तो क्या होता है। दूसरा पीछे से विकिर का मुंह पकड़ लेता है। विकिर रेंज में आ जाता है, आंखें लाल, उनकी पैंट गीली होने लगती है। जिसने मुंह पकड़ा था उसकी उंगली विकिर दांतों से काट देता है। वो दर्द से चीख उठता है। विकिर उन्हें शैतान की तरह देखता है। तीसरा आगे आकर चाकू से स्टैब करता है, लेकिन कोई असर नहीं। विकिर उसका हाथ डेविल रेंज में घुमाकर तोड़ देता है। वो चीखता है, हाँ भाई, ये अफवाह नहीं थी, तू सच में स्ट्रांग है। विकिर एक पंच उसके जबड़े पर मारता है। दूसरा अटैक करने आता है। विकिर फ्लाइंग किक से उसका जबड़ा उड़ा देता है। दोनों खून की उल्टी कर रहे हैं। विकिर चाकू फेंकता है और कहता है, दोबारा आए तो चींटी की तरह मसल दूंगा। जॉन ह्यूगो को रिपोर्ट करता है, विकिर ने रिटन एग्जाम में टॉप किया। 3 जुड़वा भाइयों से लड़ाई, कोई मरा नहीं, लेकिन गंभीर चोटें।
एक का दांत तोड़ा, दूसरे का हाथ, तीसरा डर से कांप रहा। विकिर को ह्यूगो के सामने बुलाया जाता है। ह्यूगो उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जब तुम्हें आखिरी बार देखा था तब से तुम काफी बड़े हो गए हो और सुना है कि तुमने अपने से सीनियर 3 जुड़वा बच्चों को बुरी तरह पीटा है। विकिर बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह जवाब देता है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो तो अभी अपनी गलतियों का अफसोस कर रहे होंगे। उस दिन उनका लड़ने का टेक्निक तो बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे सामने टिक ही नहीं पाए। यह सुनकर ह्यूगो गंभीर हो जाता है, जो तुमने किया वो गलत था, तुम्हें उन्हें इस तरह नहीं मारना चाहिए था। विकिर की आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। वह डरावनी गहरी आवाज में बोलता है, लेकिन मैं स्ट्रांग हूं और एक स्ट्रांग आदमी कभी गलत नहीं हो सकता। ह्यूगो आगे पूछता है, तुम अभी भी अपने किए कामों पर फख्र कर रहे हो? तुम्हें जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही? विकिर सीधा जवाब देता है, नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही माफ कर दिया। थोड़ी देर बाद ह्यूगो जोर से हंस पड़ता है, हाँ, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि हमारी फैमिली का मोटो है, ताकतवर आदमी हमेशा ऊपर रहता है और कमजोर आदमी पैरों तले कुचला जाता है। फिर वो जॉन से कहता है, विकिर को मेरी तरफ से आज स्पेशल ट्रीट दो खाने में, आज उसने बहुत अच्छा काम किया है। ओल्ड मैन विकिर को ले जाने लगता है। तभी पीछे से ह्यूगो दोबारा आवाज लगाता है, स्ट्रांग बनने में अपनी जान जोखिम में डाल दो। हमारी फैमिली में कमजोर नाम की कोई चीज ही नहीं है। रसोई में पहुंचकर उनसे पूछा जाता है, तुम क्या खाना चाहोगे? विकिर बिना सोचे कहता है, चॉकलेट। यह सुनकर उसे मॉर क्लैन का सबसे फेमस चॉकलेट दिया जाता है, ब्लडी बीन्स से बना हुआ। विकिर कुछ चॉकलेट खाता है, बाकी को अपने साथ ले जाता है। फिर सीन बदलता है, एक विशाल पहाड़ दिखता है। यहीं पर विकिर का प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है। इस पहाड़ पर लाखों मॉन्स्टर भरे पड़े हैं। वे शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, भूखे, खूंखार और तैयार। तभी कुछ लोगों के साथ एक इंस्ट्रक्टर आता है। उसका टाइटल है शैडो डॉग और नाम पावलोव। पावलोव एटीट्यूड के साथ कहता है, इस बार तुम्हारी प्रैक्टिकल एग्जाम कुछ खास नहीं होगी, और उन बच्चों को इस एग्जाम से जुड़े कुछ रूल्स बताता है। नियम सरल हैं, यहाँ 1 महीने तक जीवित रहना है, बड़े और मजबूत राक्षसों का शिकार करना है। इन 2 शर्तों का पालन करते हुए जीवित रहें। अंक ऐसे मिलते हैं, सिर्फ जीवित रहने पर 10 अंक, बिना घायल हुए जीवित रहने पर 30 अंक, अन्य युवा बच्चों को हराकर जीवित रहने पर 50 अंक, एक राक्षस को हराकर जीवित रहने पर 70 अंक, सभी शर्तें पूरी करने पर 90 अंक। इसके अलावा सभी को दिए गए बैच को किसी और से चुराने पर अतिरिक्त अंक। अगर मर गए तो 0 अंक, कोई 100 अंक नहीं है। पावलोव याद दिलाता है कि परिवार के प्रमुख सर ह्यूगो का सबक याद रखो। एक तलवारबाज उस पल मर जाता है जब वह घमंड करता है। निर्धारित क्षेत्र से बाहर मत निकलना, क्योंकि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है जहां कई अज्ञात खतरे हैं। परीक्षा के दौरान शैडो डॉग, जो संरक्षक योद्धा हैं, छिपकर अंक देते रहेंगे। बच्चे मन में सोचते हैं, विकिर के बारे में अफवाहें हैं कि उसने नदी के अंदर 7 मिनट तक रहा था और छोटे में ही 2 जहरीले सांपों को मार डाला था। परीक्षा शुरू होते ही सभी युवा बच्चे लाभदायक जगहों पर कब्जा करने भागते हैं। कोई पिछले साल वाली जगह की तरफ जाता है, कोई योजना बनाता है कि दूसरे का बैज छीन लेंगे, लेकिन विकिर अकेला चल पड़ता है। वह एक नरम जमीन वाली जगह चुनता है और गड्ढा खोदता है। छिपकर गाइड सोचता है कि क्या यह प्रतिभाशाली है या अफवाह झूठी, क्या वह सिर्फ छिपने आया है? लेकिन विकिर आराम करता है और पुराने दिनों की याद करता है। वह भोजन के लिए शिकार करता है और उपकरण इकट्ठा करता है। कुछ दिनों बाद विकिर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसता है। वह अपने पुराने अन्वेषण के दिनों को याद करता है, जब वह यहाँ घूमता था। वह जलती हुई गंध, जली हुई पेड़ की जड़ें और जलता हुआ मल ढूंढता है। यह केवल एक राक्षस का मल होता है, नर्क का शिकारी कुत्ता। विकिर सोचता है कि पुराने दिनों में यह कितना परेशान करने वाला था, लेकिन अब खुशी हो रही है। तभी उसकी नजर एक हेलहाउंड पर पड़ती है, जिसकी पूरी शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं। वह किसी भी चीज को अपने मुंह से आग निकालकर जला सकता था। हेलहाउंड अपना कदम धीरे धीरे विकिर की ओर बढ़ाता है। यह देखकर विकिर को एहसास होता है कि पिछले जन्म में 18 साल होने के बावजूद इस हेलहाउंड को हराने में पसीना छूट गया था और अभी वह 8 साल का है। लेकिन अच्छी बात यह है कि विकिर को हेलहाउंड की सारी वीकनेसेस पता है, जैसे कि वह सीधा ही दौड़ सकता है और दौड़ते वक्त डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। दूसरी वीकनेस है पानी। चाहे एक बूंद भी पानी क्यों ना हो, वह उसे क्रॉस नहीं कर सकता, जिससे उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। और तीसरी सबसे फनी वीकनेस है चॉकलेट। चॉकलेट हेलहाउंड के लिए जहर है और यही सब एडवांटेजेस जंग में आजमाता है। जैसे ही हेलहाउंड अटैक के लिए आता है, फर्स्ट में विकिर नीचे झुककर डॉज कर लेता है और फिर एक पानी से भरी बोतल बाहर निकालकर पानी जमीन पर गिराने लगता है ताकि हेलहाउंड सीधा अटैक ना कर सके।
तभी हम देखते हैं जब दोबारा हेलहाउंड पानी से बचते हुए अटैक के लिए आगे बढ़ जाता है और अपने मुंह में फायर अटैक तैयार करने लगता है। तभी विकीर इसका फायदा उठाकर एक चॉकलेट उसके मुंह में फेंक देता है, जिससे हेलहाउंड का शरीर काम करना बंद कर देता है और चॉकलेट की साइड इफेक्ट से उसकी वहीं डेथ हो जाती है। यह देखकर विकीर उसके सामने जाता है और अपने सोर्ड से उसके शरीर पर एक स्टैब करता है, जिससे उसकी सारी ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। विकीर अपना हाथ घुमाकर सारी ऊर्जा को अब्सॉर्ब कर लेता है और सोचता है, जब सबको पता चलेगा कि 8 साल का बच्चा बी रैंक मॉन्स्टर को हराकर अपने साथ उसका सिर काटकर लाया है तो मुझे इनाम दिया जाएगा। तब मैं उस गिफ्ट को मांगूंगा जो आज तक नहीं मांगा। तभी हम देखते हैं वहां दहाड़ते हुए हेलहाउंड का पूरा ग्रुप आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वे पीछे हटने लगते हैं क्योंकि सामने से ए रैंक का मॉन्स्टर आ रहा था, जिसके 3 सिर थे। वह दिखने में बहुत ही ज्यादा जख्मी लग रहा था। उसके शरीर में छोटे छोटे तीर घुसे हुए थे। विकीर को लगता है कि यह सब हालत इसके यहाँ के ट्राइबल लोगों ने किए होंगे और यह अच्छा मौका है इसको हराने के लिए। वह अपना तलवार बाहर कर लेता है और वह पिछले जन्म के अनुभव से अपने तलवार को घुमाता है, जिससे तलवार की शार्पनेस और ज्यादा तेज हो जाती है। थोड़ी देर बाद अटैक के लिए वह दौड़ पड़ता है और जैसे ही उसका अटैक मॉन्स्टर के एक सिर पर लैंड होता है, वैसे ही मॉन्स्टर अपना दूसरा सिर से अटैक करता है, लेकिन विकीर अचानक डॉज करके पीछे हट जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि इतना घायल होने के बावजूद भी अटैक के लिए फास्ट मूवमेंट कर पा रहा है। यह सब सोच ही रहा था, तभी मॉन्स्टर अचानक अपनी भारी भरकम पंजे से अटैक कर देता है। उसका अटैक इतना जोरदार था कि विकीर की तलवार 2 टुकड़ों में बट गई और सीधा उसका अटैक विकीर के हाथ पर लैंड हुआ, जिससे विकीर दूर जाकर गिरता है। उसकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। विकीर को अब एहसास हुआ कि अगर उसका दूसरा अटैक मुझ पर हिट हुआ तो मेरा मरना तय है, इसलिए वह यहां से भागने का प्लान बनाता है। मॉन्स्टर जैसे ही दोबारा अटैक करता है, विकीर उसका अटैक डोज करता है और वहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में भागता है। पैरों तले सूखी पत्तियां चरमराई। मॉन्स्टर गरजता हुआ पीछे लगा। तीनों सिर एक साथ दहाड़े। धरती कांप गई। विकीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर मैं उस लोहे की बाड़ को पार कर लूं, प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर, तो मेरी जीत। वह जानता था। उसने पहले से ही एक जाल बिछाया था, लकड़ी के भाले जिन पर खूनी बीन्स का जहर लगा था। वो जहर मॉन्स्टर जैसे कुत्ते राक्षसों के लिए घातक था। कहाँ है वो जगह? यहां होना चाहिए। विकीर ने चारों तरफ देखा। आखिरकार मिल गया वो गड्ढा जहां भाले गड़े हुए थे। बस थोड़ा और। अब मॉन्स्टर ने छलांग लगाई, लेकिन विकीर रुक गया, मुड़ा और मुस्कुराया। स्वागत है मॉन्स्टर। मेरे बनाए गए जाल में भाले सक्रिय हो गए। मॉन्स्टर के पैरों में जहर घुस गया। वो 7 कदम चला और फिर ठहर गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। विकीर ने गिनती की। सटीक 7 कदम। अफवाहें सच थीं। अंतिम भाला अलग था, ब्लडी मांबा का जहर वाला। वो जहर ऐसा था कि काटने के बाद जीव 7 कदम से ज्यादा नहीं चल पाता। मॉन्स्टर के तीनों सिर धीरे धीरे झुक गए। उसकी आंखों में जीवन की आखिरी चमक बुझ गई। विकीर ने सांस ली। अंत हो गया। तीनों सिर मर चुके, लेकिन काम अब भी बाकी था। अब इसे कैसे ले जाऊं? मौत का कारण साफ दिख रहा है। जहर वाले भाले। शायद वो गार्जियन नाइट जिसने मुझे भाले बनाते देखा था गवाह बनेगा। फिर विकीर ने सोचा, मॉन्स्टर क्षेत्र का रक्षक था। उसके पास जरूर कोई डंजन होगा। मैं उसकी लीद से छोटे राक्षसों को भगा सकता हूं। पैरों के निशान, लार, सड़ी पत्तियां। अब आगे चलते हैं। विकीर इर्द गिर्द घूमते घूमते एक प्राचीन रहस्यमय कालकोठरी में प्रवेश करता है। वह देखता है कि चारों ओर रूबी, माणिक, खनिजों की नसें हैं जो माना से भरी हुई हैं और पूरे क्षेत्र को रोशन कर रही हैं, जो रेड ओनूल माउंटेन से जुड़ा हुआ लगता है। अंदर घुसते ही पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। रूबी स्टोन्स में माना भरा है जो खुद ब खुद लाइट दे रहे हैं, लेकिन फर्श पर सूखे खून के धब्बे। किसी ने पहले यहां आकर अपनी जान गंवाई है। विकीर एक पेपर पर लिखा मैसेज पढ़ता है। लिखने वाला खुद को कैन कहता है। वो बास्करविले फैमिली का ही था। नोट में बताया गया है कि लेखक और उसका जुड़वां भाई, जिसका नाम एबेल था, संयोग से इस जगह पर आए थे। उन्होंने अनगिनत चुनौतियों वाले इस कालकोठरी को पार किया और अंतिम पत्थर के कक्ष तक पहुंचे, जहां उन्हें आखिरी पहेली मिली। जब प्रवेश करते हैं तो यह 1 होता है, लेकिन एक बार अंदर आने पर यह 2 होता है। जब बाहर निकलते हैं तो यह 1 होता है। वे भाई इस पहेली को 3 साल तक सुलझा नहीं पाए। उन्हें लगा कि यह पहेली उनकी जुड़वां पहचान, जो मां के गर्भ में 1 थे पर जन्म के बाद 2 हो गए, से जुड़ी है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि खजाना लेने के लिए उन्हें फिर से 1 होना होगा, जिसका मतलब था कि केवल 1 ही जीवित बच सकता है। इस गलत फैमिली के चलते लेखक ने अपने भाई एबेल को मार डाला, लेकिन 2 से 1 होने के बावजूद भी खजाना प्रकट नहीं हुआ। निराश होकर और पछतावे में
वह भाई खाली हाथ उस जगह को छोड़कर चला गया और आगे पीढ़ियों को तुरंत लौट जाने की चेतावनी दी। विकीर उस नोट को पढ़कर समझ जाता है कि भाइयों ने पहेली की गलत व्याख्या की। उनका ध्यान 2 होने की बात पर अटक गया था। विकीर को एहसास होता है कि पहेली का जवाब कालकोठरी के माहौल में है, अंधेरे प्रवेश मार्ग और चमकदार पत्थर के कक्ष के विपरीत। विकीर सही जवाब देता है, मैं अंधेरे मार्ग से प्रवेश करने पर 1 होता हूँ, लेकिन जैसे ही रूबी की रोशनी मुझ पर परछाई डालती है मैं 2 हो जाता हूँ, और जब अंधेरा वापस आता है तो मैं फिर से 1 हो जाता हूँ। परछाई जवाब देते ही पत्थर के कक्ष का अंतिम चरण खुल जाता है और एक प्राचीन अवशेष प्रकट होता है, एक तलवार जिसका नाम है बीलजेबब। विकीर को याद आता है कि बीलजेबब पौराणिक कथाओं का एक अभूतपूर्व महान राक्षस था, जिसे शैतान का पवित्र तारामंडल या 7 विपत्तियां में से एक माना जाता था, खासकर ग्लटनी यानी लालच। यह वही दानव था जिससे पहले बास्करविल कुलपिता ने लड़ाई की थी। विकीर ब्लेड को छूता है, ब्लेड उसके हाथ में समा जाता है। वो महसूस करता है ये ब्लेड मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी पावर ऑब्जॉर्ब कर लेगा और उसे और मजबूत बनाएगा, क्योंकि यह ब्लेड स्वयं शैतान के पवित्र तारामंडल के शव से बनाया गया है। वह इस बात से उत्साहित है कि यह पौराणिक ब्लेड अब उसके पास है और वह इस जीवन में पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। विकीर सोचता है, यहाँ और कुछ लेने लायक नहीं बचा, अब वापस चलता हूँ। अचानक वो चक्कर खा जाता है। मैं चक्कर खा रहा हूँ? नहीं, भूख लग रही है। बीलजेबब की तरफ से आवाज आती है, वुर्र, क्या तू कुछ खाने की मांग कर रहा है? ऐसी भयंकर भूख मेरे पेट को मरोड़ रही है। क्या मेरी सूंघने की पावर बढ़ गई है इसकी वजह से? लगता है कुछ स्वादिष्ट चीज की खुशबू आ रही है। विकीर देखता है, वहां कुछ खाने लायक है। ये तो वही हेलहाउंड का शव है जिसे मैंने पहले मारा था। बीलजेबब के जरिए खून सोखते ही उसके अंदर सब नॉर्मल हो जाता है। लगता है ये तलवार बहुत समय से भूखी थी। उम्मीद है माउंटेन के पेड़ और मिट्टी सूखने की वजह बीलजेबब की ये बेकाबू भूख नहीं है। अब इस बिंग आइटिंग डिसऑर्डर वाले को कितना कुछ खिलाना पड़ेगा। लेकिन उस अनियंत्रित भूख ने उसे एक बड़ी शक्ति दिला दी। सर्बेरस A+ रेटिंग से जलाने वाली चोट, बर्न इंजरी का कौशल, ये सबसे भयानक दर्द था जो कोई इंसान झेल सकता था। साथ ही एक सीवर चूहे से तेज रफ्तार पुनर्जनन की क्षमता भी मिल गई। हाई स्पीड रिजनरेशन। लगता है सेनराइट को सर्बेरस के नीचे कुचल कर खा लिया। सर्बेरस से बर्न इंजरी स्किल मिलना बहुत बड़ी बात है। थर्मल्जिया इंसान के लिए सबसे बुरी पेन है, हेमरेज से भी ज्यादा। अब मॉन्स्टर को प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए सबमिट करने की तैयारी हो गई। यहाँ इंतजार करते हैं। फिर सीन चेंज, बास्करविल में वापसी। यंग हाउंड्स अपने एग्जाम खत्म करके लौट आए। हर किसी को उनके मारे मॉन्स्टर के पार्ट से बने शील्ड, स्वॉर्ड या नेकलेस मिले, लेकिन एक मॉन्स्टर ने सबको हैरान कर दिया। जॉन बताता है, मास्टर विकीर वन बास्करविल 8 साल के क्लास से गलती से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया और A+ रिस्क सर्बेरस को मार डाला। सर्बेरस तो फैमिली के गार्जियन नाइट्स भी अवॉइड करते हैं। बारबेरियन ट्राइब ने घायल किया था और उसने वुडन स्पीयर पर पॉइजन लगाया। कौन सा पॉइजन इतना घातक है और वो पॉइजन कहां से लाया? वो छोटा हीरो पहले से इतना चालाक है। जानकारी ही पावर है और पावर ही वैल्यू है। सच में हैरान हूं, वैन नाम वाला बच्चा इतना टैलेंटेड। ह्यूगो, मैं पिछले पैट्रियार्क्स जैसा नहीं हूं। मैं हाउंड्स को ब्लड लाइन से नहीं जज करता। रॉयल हो या वेश्या का बच्चा, टैलेंट और स्पाइट काफी है। विकीर को बुलाया जाता है। ह्यूगो, सुना है तूने सर्बेरस मारा, कैसे किया? विकीर, मैंने वुडन स्पीयर पर चॉकलेट लगाया था। चॉकलेट? कैनिड मॉन्स्टर्स के लिए चॉकलेट लेथल पॉइजन है। ह्यूगो, तूने बटलर को ठीक से जवाब क्यों नहीं दिया? विकीर, क्योंकि वो मेरा मास्टर नहीं है। तो मास्टर कौन है? कबीले का मास्टर ही मेरा मास्टर है। अच्छा सीखा है। रिवॉर्ड में तूने जो मॉन्स्टर मारा उसका शव पूरा तेरा, और तेरी हाईएस्ट स्कोर है तो एक विश ग्रांट करूंगा। विकीर, मैं 10,000 एपिस्टल लाइब्रेरी में एंट्री चाहता हूं। फिर हमें 10,000 एपिस्टल लाइब्रेरी को दिखाया जाता है। विकीर पहली बार पर्सनली यहाँ आया है। वो सोचता है ये मेरी पहली बार है यहाँ पर्सनली आना। उसकी नजरें उन किताबों पर पड़ती हैं, सेवरिंग इंसाइजर्स, ग्राइंडिंग मोलर्स, पियर्सिंग कैनाइन्स, बास्करविल की सोर्ड्समैनशिप की फेमस बुक्स। पिछली जिंदगी में वो इन किताबों को छू भी नहीं पाया था, क्योंकि इलेजिटिमेट चाइल्ड होने की वजह से सिर्फ 4th टेक्निक तक सीमित था। परिवार ने ये रूल बनाया था ताकि कोई हाउंड मास्टर के खिलाफ कोई न जाए। लेकिन अब ह्यूगो ने उसे 6th टेक्निक की बुक दी है, सोचकर कि 8 साल का बच्चा एक दिन में मेमोराइज नहीं कर पाएगा। पेज 2-3। विकीर मुस्कुराता है। पिछली जिंदगी में तो मैं 1 से 4 तक की थ्योरी रट रट कर पागल हो गया था, सिर्फ 5th टेक्निक का अंदाजा लगाने के लिए। विकीर जानता था कि उसकी असली मंशा कुछ और है। लाइब्रेरी के संरक्षक भ्रमित थे कि वह गहरी तलवारबाजी की किताबों को छोड़कर फालतू किताबों को क्यों देख रहा है। वह उन्हें उनके विचारों के साथ छोड़ देता है और फिर उसे वह मिल जाती है। अ लर्किंग एम्बुश, एक घात लगाकर हमला।
यह पहली तकनीक के मूल सिद्धांतों पर एक फालतू किताब मानी जाती थी, जिसे बास्करविल के बच्चे पढ़ते भी नहीं थे। विकिर ही वह हाउंड था जिसने पिछले जीवन में उस किताब का एक फटा हुआ पन्ना एक काल कोठरी में पाया था। ह्यूगो ने पन्ने पर बास्करविल के पूर्वजों की लिखावट देखी और बाकी पन्ने ढूंढने के लिए पागल हो गया। इस किताब में बास्करविल की 10वीं तकनीक छिपी थी। उन पन्नों को खोजने के लिए ह्यूगो ने अन्य महान परिवारों पर युद्ध छेड़ दिया। अनगिनत हाउंड्स ने बलिदान दिया सिर्फ ह्यूगो को 9वीं तकनीक तक पहुंचने के लिए। विकिर को उन सभी पन्नों की सामग्री याद है। वह जानता है कि यह ए लर्किंग एम्बुश किताब, जिसके पन्ने फटे हुए हैं और जानकारी भ्रामक है, असल में एक अद्भुत मास्टरपीस है। जो जानकारी गायब है, अगर उसे भर दिया जाए तो यह बास्करविल की 10वीं तकनीक का पहला कदम है। विकिर ने पूरे दिन ध्यान केंद्रित किया। उसने किताब के हर शब्द को याद कर लिया। उसका लक्ष्य साफ है। 15 साल का होने से पहले उसे वह शक्ति वापस पानी है जो उसने खो दी थी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पिछले जीवन में वह यहीं रुक गया था। वह अवैध बच्चा होने के कारण इस बाधा को पार नहीं कर पाया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं वह जीवन फिर से जीऊंगा? हफ हफ। वह थक गया है, लेकिन क्या मैंने 5वां दांत खींच लिया है? उसके दिल की गहराई से कुछ गर्म महसूस हुआ और उसकी गर्दन तक पहुंच गया। वह कामयाब रहा। उसने रिकॉर्ड तोड़ गति से 5वीं तकनीक हासिल कर ली, वह मुकाम जिसे वह पिछले जीवन में छू भी नहीं पाया था। विकिर ने वो कर दिखाया जो जीनियस 15 साल की उम्र तक नहीं कर पाते। उसने 5वां दांत सफलतापूर्वक खींच लिया है। उसका माना क्षमता बढ़ी है और अब उसका ऑरा सॉलिड से लिक्विड हो गया है। उसने लो क्लास ग्रेजुएटर का स्तर प्राप्त कर लिया है। यह वह मुकाम है जिसे पिछले जीवन में छूने में उसे 30 साल लगे थे। स्वॉर्ड एक्सपर्ट से ग्रेजुएटर बनना यह एक पूरी तरह से अलग लीग है। उसकी पुरानी तकनीक पियर्सिंग फैंग की सीमाएं थीं। दूसरी ओर उसकी नई तकनीक लर्किंग एम्बुश आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के बदलावों में निपुण है और इसकी विकास की कोई सीमा नहीं है। विकिर अगर ठान ले तो वह मिड क्लास ग्रेजुएटर को भी चुनौती दे सकता है। बस सवाल यह था कि वह ह्यूगो को कितनी शक्ति दिखाए। उसे इतना दिखाना था कि ह्यूगो उसे आगे के लिए समय दे, न ज्यादा न कम। इसी दौरान विकिर एक चाल चलता है। वह लाइब्रेरी के गार्डों को विश्वास दिलाता है कि उसने गलती से एक बेकार किताब जला दी है। यह एक ढोंग था। दरअसल यह वही लर्किंग एम्बुश वाली किताब थी जिसके फटे हुए पन्नों में 10वीं तकनीक का रहस्य छिपा था। उसने किताब जलाकर यह सुनिश्चित कर लिया कि ह्यूगो और उसके हाउंड्स को 10वीं तकनीक कभी न मिल पाए। गार्ड विकिर को बहुत अच्छा इंसान मानकर उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह काम करने वालों के बारे में भी सोचता है। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किस शैतान को आजाद कर दिया है। इसी बीच ह्यूगो वहां आता है और पूछता है, तो तुम्हें वहां कुछ अलग लगा? विकिर संक्षेप में बताता है कि उसने कुछ गर्म और चिपचिपा महसूस किया है। ह्यूगो पहले तो उत्साहित होता है, तुम्हारा ऑरा, क्या तुमने ऑरा प्राप्त कर लिया? लेकिन फिर वह खुद को रोकता है, क्या मैं ज्यादा उत्साहित हो रहा हूं? यह सिर्फ 8 साल का बच्चा है। भले ही कोई जीनियस हो, वह 15 साल की उम्र तक भी लो क्लास स्वॉर्ड एक्सपर्ट नहीं बन सकता। लेकिन विकिर आश्वस्त है, जरूर, मैं अपने पिता को दिखा सकता हूं कि वह क्या है। विकिर की क्षमताओं को परखने के लिए ह्यूगो एक खतरनाक तरीका चुनता है। वह एक भूखा और खूंखार ऑर्क को मैदान में उतारने की योजना बनाता है, जिसका जोखिम रेटिंग C है। नाइट डर जाते हैं। एक ऑर्क को संभालने के लिए कम से कम 15 साल की उम्र चाहिए, लेकिन ह्यूगो अपने बेटे को मजबूर करता है और फिर हमला होता है। ऑर्क को अपने जीवन में पहली बार खून आता है। ऑर्क की हाई स्पीड रीजनरेशन, तेज गति से घाव भरने की क्षमता पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई है। क्यों? क्योंकि C क्लास मॉन्स्टर B क्लास हेलहाउंड के कारण होने वाले रक्तस्राव हेमोरेज को नहीं रोक सकता। यह विकिर की छुपी हुई क्षमता थी। विकिर अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखाता। वह जानता है कि ह्यूगो क्या देखना चाहता है। मैं तुम्हें वही दिखाऊंगा जो तुम देखना चाहते हो। विकिर ऑनरा ब्लेड का प्रदर्शन करता है। यह देखकर ह्यूगो और उसके नाइट्स चौंक जाते हैं। क्या यह ऑनरा ब्लेड है? हाँ, यह एक लो क्लास स्वॉर्ड एक्सपर्ट के ऑनरा का प्रमाण था। बटलर तुरंत ह्यूगो को बधाई देता है। सर, हमें लगता है कि हमने एक जीनियस के जन्म को देखा है। लेकिन ह्यूगो का ध्यान कहीं और है। वह बटलर को रोकता है। ऑर्क के साथ कुछ गड़बड़ है। ऑर्क्स अपनी रीजनरेशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसका खून रुक नहीं रहा है। ह्यूगो अपनी खुशी जाहिर नहीं करता और मानता है कि विकिर सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि ऑर्क कमजोर था। विकिर इसे जानता है, लेकिन वह अपने पिता से पूछता है, पिताजी, क्या इस ऑर्क से ज्यादा मजबूत कुछ है? विकिर की आंखें अब अतीत के बदले के लिए चमक रही थीं। ऑर्क को हराने के बाद विकिर के पिता ह्यूगो ने उसकी शक्ति को अनदेखा कर दिया। लेकिन विकिर को अब ह्यूगो से अलग होना है ताकि वह अपनी पूरी शक्ति विकसित कर सके। विकिर की योजना साफ थी। उसे अपनी प्रगति को इस हद तक दिखाना था कि उसे स्वीकार किया जाए और ह्यूगो से अलग कर दिया जाए।
उदाहरण के लिए उसे किसी एकेडमी या किसी दूरस्थ क्षेत्र में भेज दिया जाए। विकिर के सवाल को सही ठहराते हुए ह्यूगो ने कहा, विकिर सही कह रहा है, उसे इस उम्र में और अधिक वास्तविक जीवन का अनुभव मिलना चाहिए। ह्यूगो ने बटलर को आदेश दिया, बटलर, बर्बर छापे के दौरान हमने एक जीव को पकड़ा था, है ना? बटलर ने पुष्टि की कि सिर्फ एक ट्रॉल बचा है, जो काफी समय से भूखा होने के कारण संवेदनशील हो चुका है। ट्रॉल ऑर्क से कहीं ज्यादा खतरनाक और मजबूत था। ह्यूगो ने बटलर से ट्रॉल को लाने के लिए कहा। ट्रॉल की खूंखार दहाड़ ने हवा को भर दिया। इससे पहले कि ह्यूगो कुछ कहता, विकिर ने पूछा, पिताजी, क्या मैं तुरंत शुरू कर सकता हूँ? ह्यूगो ने अनुमति दी, जरूर, आगे बढ़ो। ये देखकर सभी हैरान रह गए। 8 साल का बच्चा एक ट्रॉल के सामने। जैसे ही ट्रॉल हमला करता है, विकिर हमला करने के बजाय उससे बचने लगता है। नाइट्स भ्रमित हैं। यह क्या शर्म की बात है, यह उसका मौका था, उसने हमला क्यों नहीं किया? लेकिन ह्यूगो का आकलन बिल्कुल सही था। अच्छी सोच। ट्रॉल में उत्कृष्ट पुनर्योजी शक्ति, रिजेनरेटिव पावर होती है, इसलिए केवल घातक हमले ही मायने रखते हैं। एक ट्रॉल का शिकार करने के लिए योजना की आवश्यकता होती है। विकिर बड़ी मुश्किल से हमलों को चकमा दे रहा है। क्या वह इसे थकाने की कोशिश कर रहा है? विकिर अपने मन में सोचता है, यह बहुत धीमा है, कोई उत्साह नहीं है। वह जानता है कि वह अपनी पूरी छुपी हुई शक्ति से ट्रॉल को आसानी से मार सकता है, लेकिन वह यह नहीं कर सकता। उसे इसे विश्वसनीय बनाना होगा, जैसे शक्ति को इसके ही विरुद्ध इस्तेमाल करके। विकिर ने हमला कर दिया और ट्रॉल घायल हो गया। बटलर चीखता है, उसने ट्रॉल का वध कर दिया, लेकिन घाव घातक नहीं होगा तो यह तुरंत ठीक हो जाएगा। ह्यूगो मानता है कि बास्करविल की पहली तकनीक से ट्रॉल को मारना असंभव है। बटलर विकिर की प्रशंसा करता है। एक 8 साल के बच्चे के रूप में उसने इतना कुछ हासिल कर लिया, यह प्रभावशाली है। ह्यूगो को चिंता होने लगती है। बस बहुत हो गया, यह खतरनाक हो सकता है, इसलिए रुको इससे पहले। विकिर बीच में ही टोक देता है, मैं लगभग कर चुका हूं, अगर मैं अगले हमले से इसे नहीं मार पाया तो मैं हार मान लूंगा। विकिर जानता था कि उसे कितनी शक्ति दिखानी है। विकिर ने अपनी ऑरा को बदला। वह ह्यूगो को दिखाना चाहता था कि जैसे उसे लड़ाई के बीच में ही कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया हो, जिससे उसका स्तर बढ़ गया हो। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और अंतिम घातक हमला किया। सन्नाटा छा गया। बास्करविल क्लैन के इतिहास में एक व्यक्ति का जीवन सूत्र पर आधारित था। लगभग 15 साल की उम्र में कोई तलवार में मैना डालना सीखता था और तब पहली तकनीक हासिल करता था। लेकिन इस पल बास्करविल क्लैन के इतिहास में पहली बार एक 8 साल के बच्चे ने दूसरी तकनीक हासिल कर ली, जो आमतौर पर 18 साल की उम्र में हासिल की जाती थी। ह्यूगो अवाक था। हमने अभी क्या देखा? 1 हफ्ते बाद। इस घटना के बाद हर कोई विकिर से दूरी बनाने लगा है। विकिर खुश है क्योंकि वह जानता है कि इस परिवार में शक्ति ही सब कुछ है। उसने अब तक बास्करविल दूसरी तकनीक और मिड रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट का स्तर दिखाया है। हालांकि सच्चाई यह है कि वह पहले ही लो रैंक ग्रेजुएटर है और 5वीं तकनीक का उपयोग कर सकता है। ट्रॉल से मिली स्किल सुपर स्पीड रीजनरेशन के साथ वह औसत ग्रेजुएटर से ज्यादा मजबूत है। तभी बटलर बैरीमोर प्रवेश करता है और विकिर को तुरंत पैट्रियार्क मुखिया के कमरे में आने के लिए कहता है। यह आदेश सुनकर विकिर को बुरा महसूस होता है। क्या ह्यूगो अब उसे इनाम देगा या यह उसकी प्रगति को रोकने की कोई चाल है? फिर हमें दिखाया जाता है मोर्ग क्लैन के प्रतिनिधि एडोल्फ मोर्ग बास्करविले परिवार के मुखिया से मिलने पहुंचते हैं। वे कहते हैं, काफी समय हो गया, तुम बिल्कुल नहीं बदले। बास्करविले और मोर्ग ये 2 ऐसे खानदान हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि जादू और तलवार एक दूसरे के दुश्मन हैं। पुराने सम्राट के आदेश पर ये दोनों परिवार हर साल जॉइंट ट्रेनिंग करते थे ताकि इनके बच्चे साथ में सीख सकें। लेकिन रिश्तों में दरार तब आई जब दोनों की सरहद पर एक रूबी की खदान मिली। इस खदान की वजह से खून बहा और दोनों परिवारों के बीच नफरत पैदा हो गई। अब हालत यह है कि वे सम्राट के डर से ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। बातों बातों में एडोल्फ जिक्र करते हैं कि उन्होंने सुना है बास्करविले परिवार में एक सुपरनोवा यानी एक महान जीनियस पैदा हुआ है। बास्करविले के मुखिया इसे कोई चौंकाने वाला बात नहीं मानता, जिसे देख एडोल्फ हैरान रह जाते हैं। तभी एडोल्फ अपनी भतीजी कामस को बुलाते हैं। कामस कोई साधारण बच्ची नहीं है, छोटी लेकिन बहुत घमंडी लड़की थी। सिर्फ 8-15 साल की उम्र के बच्चों में वो जीनियस मैज थी। आते ही वह बास्करविले के मुखिया को सीधे चोर कह देती है। वह चिल्लाती है, तुम वही चोर हो ना जिसने हमारी रूबी की खान चुराई है, उसे वापस करो। एडोल्फ उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामस तो और भी निडर निकलती है। वह सबको बता देती है कि एडोल्फ ने ही उसे बताया था कि दारही वाला चोर खान चुरा ले गया है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। ह्यूगो इस स्थिति का फायदा उठाता है और कहता है, ऐसा लगता है मॉर्ग अपने बच्चों को शिष्टाचार नहीं सिखाते। वह एडोल्फ पर एक 8 साल की लड़की को धमकाने का आरोप लगाता है। तभी बटलर विकिर को लेकर आता है, लेकिन मॉर्ग क्लैन की जीनियस विकिर को देखते ही स्तब्ध रह जाती है। वह पूछती है,
क्या? इस बेवकूफ चेहरे को क्या हुआ? बटलर कहता है कि विकिर बास्करविल का सुपरनोवा है, लेकिन विकिर को पता है कि यह लड़की कौन है। यह कोई साधारण बच्ची नहीं है, यह मॉर्ग क्लैन की जीनियस है। यहाँ हमें कामस के भविष्य के बारे में पता चलता है। वह कोई मामूली जादूगरनी नहीं बनेगी, बल्कि उसे आयरन ब्लडेड एम्प्रेस और फायर गॉडेस ऑफ अथॉरिटी कहा जाएगा। वह इतनी ताकतवर होगी कि अकेले ही राक्षसों का सफाया कर देगी, लेकिन फिलहाल वह बस एक 8 साल की जिद्दी बच्ची है। कामस बर्फ की एक कलाकृति बनाकर विकीर को समझाने की कोशिश करती है कि रूबी की खान उनकी क्यों है। वह बताती है कि खदान का दरवाजा तो मोर्ग के इलाके में है, लेकिन खदान बास्करविले की जमीन के नीचे तक फैली हुई है। मोर्ग परिवार जमीन का किराया देने को तैयार है, लेकिन बास्करविले उन्हें अपनी जमीन में कदम भी नहीं रखने देना चाहते। विकिर पलटवार करता है। वह कहता है, यह मॉर्ग के लिए एक त्रासदी है कि बास्करविल में कोई इतना मूर्ख नहीं है जो थोड़े से पैसे के लिए अपनी जमीन मॉर्ग को दे दे। कैमुस हैरान है। तुमने अभी कहा था कि बास्करविल को रूबी की जरूरत नहीं है। विकिर जवाब देता है, सही है, हम सिर्फ अपनी जमीन में रुचि रखते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारे क्षेत्र में मत आओ। कैमुस चिढ़कर एक और उदाहरण देती है। वह एक हाथ पर लकीर खींचकर पूछती है, अगर यह मेरी जमीन है और यह खदान, तो यह किसका हाथ है? विकिर हंसता है और तुरंत जवाब देता है, बेशक मेरा। कैमुस गुस्से में पूछती है, मैं तुम्हारी कैसे हो सकती हूं, बेवकूफ। लेकिन विकीर शांति से जवाब देता है, मैंने ये कब कहा कि तुम मेरी हो? मैं तो कह रहा हूं कि तुम्हारा हाथ मेरा है। वह एक उदाहरण देता है, जैसे कामस का हाथ उसके इलाके बास्करविले की जमीन में है, तो क्या वह हाथ भी उसका हो गया? यह सुनकर कैमुस हकलाने लगती है। विकिर ने साबित कर दिया कि तर्क और हास्य दोनों में वह मॉर्ग जीनियस पर भारी है। विकिर और कैमुस की यह पहली भिड़ंत साफ दिखाती है कि इन दो जीनियस के बीच की लड़ाई कितनी रोमांचक होगी। एक आयरन ब्लडेड हाउंड जो बदला लेना चाहता है और एक अग्निदेवी जो राज करना चाहती है। वह कहता है, मैं कह रहा हूं तेरा हाथ मेरा है। लड़की डर के मारे चीख उठी, क्या क्या अंकल बचाओ मुझे। उसका अंकल गुस्से से लाल हो गया। बेवकूफ, मेरी भतीजी से दूर हो जा अभी। लड़की रोते हुए, अंकल इसने मेरा हाथ काटने की कोशिश की। मॉर्ग का रिप्रेजेंटेटिव दौड़ कर आया, मार्क्वेस ये क्या हो रहा है? ह्यूगो बास्करविले हल्के से मुस्कुराए, बेटा लगता है मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया। विकिर बिना किसी भाव के, सॉरी, हमारे घर में ये आम मजाक है, बचपन से ऐसे टॉयज के साथ खेलते हैं। मॉर्ग वाला गुस्से में, टॉयज? तुम बच्चों को ऐसे खतरनाक चीजें देते हो? विकिर ने माफी मांगी, मेरा इरादा उसे रुलाना नहीं था, माफी चाहता हूं। बास्करविले में ये नॉर्मल है। मॉर्ग वाला और चिढ़ा, ये मजाक है तुम्हारे लिए? ह्यूगो ने बीच में टोका, अरे डिप्टी पैट्रियार्क, बच्चों के खेल में इतना गुस्सा क्यों? रूबी माइंस की बात करनी है ना, पहले ये फ्रेंडली ड्यूल्स तो खत्म होने दो। मॉर्ग वाला मन ही मन सोच रहा था, ये अपमान मैं नहीं भूलूंगा, सावधान रहना। फिर शुरू हुए फ्रेंडली ड्यूल्स। 8 से 15 साल के बच्चे आपस में लड़ रहे थे, कुछ माना सेंसिटिविटी टेस्ट में, कुछ लाइव बैटल में। लेकिन इस बार सबकी नजरें सिर्फ 2 बच्चों पर टिकी थीं, मॉर्ग की जादूगरनी कैमस मॉर्ग और बास्करविले का विकिर वॉन बास्करविले। अनाउंसर ने जोर से बोला, मॉर्ग क्लान से कैमस मॉर्ग, बास्करविले से विकिर वॉन बास्करविले। कैमस ने चुनौती दी, तैयार हो जा विकिर, एक बार मैं फुल मोड में आई तो कोई नहीं रोक सकता। ड्यूल शुरू हुआ। कैमस ने कमाल दिखाया, क्वाड्रा कास्टिंग, 4 स्पेल्स एक साथ, चारों तरफ आग, रेत और जादू की लहरें। दर्शक चिल्लाए, वाह, सिर्फ इतनी छोटी उम्र में क्वाड्रा, मॉर्ग की असली जीनियस। विकिर शांत रहा, स्पेल्स तो बहुत शानदार हैं, लेकिन एक पर फोकस करो तो बेहतर नहीं? कैमस चिढ़ गई, तुझे जादू का क्या पता, सैंड वॉल। विकिर ने एक झटके में रेत की दीवार तोड़ दी। कैमस हैरान, इतनी आसानी से? ये स्टिक्स रिवर का पावर है क्या? विकिर आगे बढ़ा और हल्के से कैमस की माथे पर उंगली से ठोक दिया, एक छोटी सी फ्लिक। कैमस, आउच, फ्लिक, मुझे हल्के में ले रहा है? अब देख। विकिर मुस्कुराया, तेरी फॉरहेड दुख सकती है। कैमस अब और गुस्से में, सैंड वॉल, डबल लेयर, अब तो नहीं आ पाओगे। विकिर बोला, बस दीवार के चारों तरफ घूम जाऊं तो क्या फायदा, चलो खेलते हैं। विकिर ने आसानी से दीवार पार की और कहा, एक सवाल, इस दीवार को किसने क्रॉस किया? जवाब है, जो ज्यादा मजबूत है। कैमस गुस्से से चिल्लाई, मैं तुझे मार डालूंगी। विकिर मन ही मन सोच रहा था, सोचा था थोड़ा दर्द देकर मान जाएगी। बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है, मैं तो चाहूं तो 0.1 सेकंड में खत्म कर दूं, लेकिन तब तो पूरा झगड़ा हो जाएगा। कैमस लगातार चिल्ला रही थी, क्यों नहीं लग रहा तुझे? भाग मत, सामने आकर लड़। विकिर ने आखिरी बार कहा, अब क्या करूं? तभी उसके बगल में ही 2 और बंदे फाइटिंग कर रहे थे, जो एक फ्लेम का यूज कर रहा था और दूसरा तलवार का। विकिर इसका फायदा उठाने के लिए उसका पीछे खड़ा हो जाता है
और जैसे ही दूसरा बंदा अपने फ्लेम से अटैक करता है, विकिर अचानक हट जाता है, जिससे उसका फ्लेम अटैक कैमस पर लैंड हो जाता है, जिससे उसकी सारे कपड़े जल गए। चारों तरफ धुआं फैल गया, लेकिन सब समझ गए कैमस अब नंगी होने वाली है। दर्शक चिल्लाने लगे, ओ नो लेडी कैमस, नहीं लेडी कैमस। कैमस मन ही मन घबरा रही थी। ये अंकल की आवाज है क्या? अब क्या करूं? डिफेंसिव स्पेल से चोट तो बच गई, लेकिन मेरे सारे कपड़े जल गए। अभी धुआं है, कोई नहीं देख पा रहा, लेकिन जैसे ही धुआं हटेगा सब हंसेंगे मेरे ऊपर। मैं तो पूरी तरह बेइज्जत हो जाऊंगी। कोई मदद करो प्लीज। तभी विकिर आगे बढ़ा। वो शांत था, लेकिन उसने अपनी जैकेट उतारी और कैमस की तरफ बढ़ाई। अभी ये पहन लो। कैमस हैरान, तुम क्यों? विकिर, क्योंकि तुम एक्सपोज हो जाओगी वरना। कैमस, तुम दुश्मन की मदद क्यों कर रहे हो? क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो मुझे? विकिर कैजुअल, अगर मैं वापस ले लूं जैकेट फिर भी ठीक है। कैमस मन में, ये बेवकूफ दुश्मन है फिर भी मेरी केयर क्यों कर रहा है। तभी कैमस की नजर विकिर के हाथ पर पड़ी। अरे तुम्हारा हाथ, खून बह रहा है। विकिर, बस एक छोटी सी खरोंच, स्टिक्स रिवर से मजबूत बॉडी में। दर्शक देख रहे थे। थैंक गॉड मॉर्ग की लेडी जमीन पर है, लेकिन खून बह रहा है छोटे बास्करविले का। कौन जीता? मुश्किल बता पाना। वाह, देखो कितना फिट है वो। स्टिक्स रिवर का कमाल। मसल्स देखकर लगता है कितनी ट्रेनिंग की है। 8 साल का बच्चा, कमाल का टैलेंट। फिर सीन कट होती है और हम देखते हैं ह्यूगो ने विकिर से पूछा, तो मॉर्ग क्लान की लेडी से लड़ाई कैसी रही? विकिर, इंटरेस्टिंग थी। इस इवेंट का मकसद फिर से समझ आया। मैस के साथ लड़ना स्वॉर्ड्समैन से अलग होता है। ह्यूगो, फिर क्लियर ब्लो क्यों नहीं मारा? विकिर, लेडी से डील कैसे करूं? थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ह्यूगो सख्त, बैटल में गार्ड डाउन मत करना, चोट लगेगी, इसे सबक मान लो। विकिर मन में, ह्यूगो मेरी फिक्र कर रहा है। पहले तो वो हमेशा कोल्ड, स्ट्रिक्ट और ब्रूटल था। अफवाहें थीं कि उसकी पहली बीवी और बड़ी बेटी खोने से उसका स्वभाव बिगड़ गया, लेकिन मेरे लिए ये कोई मायने नहीं रखता। फिर बात रूबी माइंस पर आई। विकिर ने सुझाव दिया, मुझे लगता है हमें कंट्रोल छोड़ देना चाहिए। ह्यूगो, रूबी माइंस छोड़ दें? वजह? विकिर, बास्करविले का मुख्य काम टेरिटरी बढ़ाना है। रूबी माइंस वाली रेड ओनेल माउंटेन ले रूज ए ले नॉयर माउंटेन के नीचे है। वहां मॉन्स्टर्स और बारबेरियंस प्रॉब्लम बनेंगे। अगर मॉर्ग क्लान को अच्छे से यूज कर लें तो एक्सपेंशन में लॉस कम होगा। ह्यूगो, सही है। विकिर आगे, मॉर्ग को माइंस मिलने पर वो ढेर सारे लोग भेजेंगे। हम बस मॉन्स्टर्स और बारबेरियंस को उनके इलाके में धकेल देंगे। सारे प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व। रूबीज दुश्मनों के खून से नहाएंगे, फिर मॉर्ग सोचेगा भी नहीं हमारे टेरिटरी में घुसने का। ह्यूगो मुस्कुराया, तुम्हारा आइडिया मेरे 90% मैच करता है, क्योंकि ये तुम्हारा ही आइडिया था पहले। विकिर, फिर भी मॉर्ग की मूवमेंट्स पर नजर रखनी चाहिए। ह्यूगो, नो नीड, मैंने हाउंड्स की नंबर बढ़ा दी है स्काउटिंग के लिए। तभी मॉर्ग का डिप्टी पैट्रियार्क आया। जाने से पहले बात कर लें। फिर वो बोला, रूबी माइंस के इश्यू को पीसफुली सॉल्व करने के बारे में सोचा है। यूजेस फीस एक ऑप्शन है। ह्यूगो, तो क्या है? मेरे टेरिटरी ओपन करने का पेमेंट? मॉर्ग वाला, क्या एंगेजमेंट कैसा रहेगा? सब हैरान। एंगेजमेंट? हाँ, मॉर्ग और बास्करविले बच्चों के बीच। किस बच्चे का? बास्करविले का सबसे बड़ा बेटा और मॉर्ग की सबसे बड़ी बेटी, मेरी भतीजी कैमस। वो कमाल की बच्ची है, लुक्स, नॉलेज, सब कुछ। बास्करविले के स्मॉल सन के लिए परफेक्ट। ह्यूगो, मेरा बड़ा बेटा इस साल 25 का है। एज गैप पता है ना? मॉर्ग वाला 8 और 25, सिर्फ 17 साल का फर्क, कोई बड़ी बात नहीं। तभी कैमस चिल्लाई, मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी जो मेरी माँ से कमजोर हो। कैमस, अगर माँ से स्ट्रॉन्ग चाहिए तो जिंदगी भर अकेली रहना पड़ेगा। कैमस, ये मेरी कंडीशन है और बड़ा एज गैप नहीं चाहिए, मेरे उम्र का या छोटा चाहिए। ह्यूगो बास्करविले ने विकिर से पूछा, बेटा एंगेजमेंट में सबसे जरूरी है जो लोग इसमें शामिल हैं, उनकी राय, तुम क्या सोचते हो? विकिर ने बिना किसी हिचकिचाहट के शांत स्वर में कहा, जैसा मुझे कहा जाएगा वैसा ही मैं करूंगा। कैमस मॉर्ग मन ही मन चौंक गई। क्या? ये हरामी जैसा कहा जाएगा वैसा करेगा? फिर थोड़ा सोचकर, मतलब वो विरोध नहीं कर रहा? क्या वो बाहर से जितना ठंडा दिखता है उतना शर्मीला भी है? एडोल्फ मॉर्ग विकिर की तरफ देखकर बोले, बच्चे ये कहना ठीक नहीं लग रहा, लेकिन हमारे कैमस का पति कोई भी नहीं बन सकता। एंगेजमेंट सिर्फ क्लान्स के बीच सजेशन है। क्यों जवाब नहीं दे रहे? सुन रहे हो मेरी बात? विकिर ने सीधे सीधे कहा, जब से आपने कहा कि ये कहना ठीक नहीं लग रहा तब से मैं आपकी बात नहीं सुन रहा। एडोल्फ हंसे, हा, पैट्रियार्क, क्या मुझे इस बच्चे से गहराई से बात करने का मौका मिल सकता है? ये मॉर्ग क्लान के डिप्टी पैट्रियार्क की तरफ से नहीं, बल्कि एक अंकल की तरफ से रिक्वेस्ट है। ह्यूगो ने सहमति दी। ठीक है, अगर इतना जोर है तो। अब असली टेस्ट शुरू हुआ। एडोल्फ ने विकिर को चैलेंज किया, बास्करविले के बच्चे, मैं तुम्हारी काबिलियत टेस्ट करूंगा, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। विकिर ने कहा, जी समझ गया।
मन ही मन सोचा, अगर मैं सब कुछ दिखा दूं तो आप बेहोश हो सकते हैं। फिर सीन कट होती है और हम देखते हैं एडोल्फ ने हैंडीकैप दिया। उन्होंने फायर, अर्थ और वाटर मैजिक से एक पानी से भरा घड़ा बनाया और उसे अपने सिर पर रख लिया। मैं इसी घड़े के साथ तुमसे ड्यूल करूंगा। अगर तुम एक भी बूंद गिरा दो तो तुम जीत गए। विकिर मन में, एडोल्फ मॉर्ग रिग्रेशन से पहले भी मुश्किल ओपोनेंट थे। असैसिनेशन में 50% चांस, हेड ऑन में सिर्फ 10% जीत। बस इतना करना है कि ह्यूगो की उम्मीदें पूरी हों। कैमस चिल्लाई, तुम सीधे अंकल की तरफ नहीं भाग सकते। एडोल्फ ने शील्ड मैजिक यूज किया। शील्ड मैजिक स्वॉर्ड्समैन के खिलाफ सबसे बेस्ट है। ज्यादातर ऑनरा स्वॉर्ड से पियर्स नहीं हो सकता। अब मैं अटैक पर आता हूं। कैमस, अंकल ये अनफेयर है। एडोल्फ, हनी अभी किसकी साइड ले रही हो? ह्यूगो मन में, पुराने आदमी को दिखा दो युवा हाउंड क्या कर सकता है। एडोल्फ बोले, तुम्हारी तलवार कभी मेरे शील्ड को नहीं तोड़ पाएगी। टैलेंट है, लेकिन मेरी भतीजी के लिए तुम अभी बहुत कमजोर हो। ड्यूल शुरू हुआ। विकिर ने अटैक किया, एडोल्फ ने ब्लॉक किया। बार बार विकिर की तलवार शील्ड से टकराई, लेकिन घड़े पर एक बूंद भी नहीं गिरी। एडोल्फ कॉन्फिडेंट थे, उनका कंट्रोल परफेक्ट था। लेकिन विकिर ने अपना प्लान बनाया। वो बार बार एक ही मूवमेंट रिपीट करता रहा। एडोल्फ ब्लॉक करते रहे। तभी एक झटके में विकिर की तलवार का एक टुकड़ा टूटा और सीधे घड़े में जा घुसा। घड़ा फट गया, सारा पानी बह निकला। विकिर शांत स्वर में बोला, लगता है घड़ा पूरा भर गया। मैं घड़े की बात कर रहा हूं, बिल्कुल। कैमस शॉक्ड। हालांकि वो संयोग से हुआ, लेकिन अंकल को हरा दिया, मतलब शादी। ह्यूगो मन में, विकिर वान बास्करविले, लगता है मैं एक ऐसे हाउंड को पाल रहा हूं जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये था वो मोमेंट। एक 8 साल के बच्चे ने छिक सर्कल मास्टर को अनकन्वेंशनल तरीके से हरा दिया। एंगेजमेंट अब सिर्फ बात नहीं रही, ये एक नई शुरुआत थी। कैमस के मन में कुछ अलग ही भावनाएं उभर रही थीं और विकिर की रणनीति चल रही थी। 7 साल बीत चुके थे। बास्करविले क्लान के ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर अब नए बच्चे नहीं, बल्कि ट्रेंड योद्धा खड़े थे। स्टैफर्डशायर बास्करविले, जो इंस्ट्रक्टर थे, सबको सिखा रहे थे। जब तुमसे ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट चार्ज करे तो कॉमन सेंस है, पीछे हटो। पहले वाइटल पॉइंट्स पर मत निशाना लगाओ, पहले हिंद लेग पर अटैक करो ताकि वो स्लो हो जाए। ये ज्यादा इफेक्टिव है। स्टैफर्डशायर ने ट्रिपलेट्स को देखा और मुस्कुराए। हो, जैसा उम्मीद थी, इनका डार्क क्रिम्सन ऑनरा बास्करविले के लिए परफेक्ट है। फिर सबको गुड जॉब एवरीवन। अब तुम लो रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट हो, फर्स्ट बास्करविले टेक्निक के मास्टर। ये तुम्हारी 7 साल की ट्रेनिंग का अंत है। लेकिन वार्निंग भी दी, ले रूज ए ले नॉयर माउंटेन पर जंगली ऑंक्स बेयर आज के कैस्ड वाले से बहुत अलग हैं। पुराने और टेनेशियस वाले तो मैं भी नहीं संभाल सकता। मौत आसानी से हो सकती है। अपना ब्लड लाइन यूज करो या एक्सपीरियंस बनाओ, सर्वाइव करो। ग्रेजुएशन मुबारक। ट्रेनिंग खत्म हुई। ग्रेजुएट्स आपस में बात करने लगे। एक ने पूछा, भाई किस नाइट ऑन ऑर्डर में अप्लाई किया? दूसरा, मेरा फर्स्ट चॉइस डॉबरमैन, सेकंड पिटबुल, थर्ड रॉटवीलर। पहला, ओह मेरा तो वुल्फाउंड ऑर्डर है। नैरेटर बताता है बास्करविले में 7 नाइट ऑन ऑर्डर्स हैं, सर्चिंग, गार्डिंग, असैसिनेशन या फुल वॉरफेयर के लिए अलग अलग। फिर बात विकिर पर आई। लेकिन वो बास्टर्ड विकिर वान बास्करविले कहां जाएगा? सुना है उसने अकेले बहुत बड़े ऑक्स बेयर को मार डाला। वो अब हाई रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट है, 3rd टेक्निक लेवल, शैडो हाउंड का लेवल। विकिर अकेला चल रहा था, मन ही मन सोच रहा था। सोचा था जितना टाइम लगेगा उससे ज्यादा लग गया। मेरा करंट हिडन लेवल है ग्रेजुएट इंटरमीडिएट रैंक, 5th बास्करविले टेक्निक। 7 साल पहले से सिर्फ एक लेवल अप हुआ, ग्रेजुएट लो रैंक से। लेकिन सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप में मैं प्री रिग्रेशन खुद से आगे निकल चुका हूं। फिर भी ग्रोथ उम्मीद से कम है। तभी बटलर बैरीमोर आया। मास्टर विकिर, पैट्रियार्क आपको बुला रहे हैं। लगता है आपका असाइनमेंट डिसाइड हो गया। विकिर, ठीक है। ह्यूगो के ऑफिस में विकिर ने कहा, बहुत दिनों बाद मिले पैट्रियार्क, कैसे हैं? नाक पर स्कार देखकर, नाक को क्या हुआ? ह्यूगो, ले रूज एले नॉयर माउंटेन पर बारबेरियंस को सब्जुगेट करते हुए एक आर्चर ने मुझे घायल किया। विकिर, पकड़ा? ह्यूगो, नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर वैसा ही स्कार दे दिया। वैसे ग्रेजुएशन मुबारक, अब मुश्किल और बढ़ने वाली है। विकिर मन में, प्री रिग्रेशन, मैं पिटबुल ऑन ऑर्डर का जूनियर नाइट था। 21 महीने माउंटेन पर मौत से लड़ता रहा। मैं एक्सपेंडेबल था। एलीट बच्चे पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन सीखते हैं, एक्सपेंडेबल्स लड़ाई में मरते हैं ताकि एलीट्स को गार्ड मिले। ह्यूगो पहले कभी इलेजिटिमेट बच्चे को एलीट कोर्स नहीं देता। फिर ह्यूगो ने कहा, बेटा क्यों ना लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ट्राई करो? विकिर हैरान, मतलब? ह्यूगो, वो रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एनफोर्समेंट और बिजनेस मैनेज करते हैं क्लान के लिए। तुम्हारे अचीवमेंट्स 10 साल बड़े जीनियस से ज्यादा हैं, तो मैं तुम्हें वैसा ही ट्रीट करूंगा। तुम अंडरडॉग सिटी के डिप्टी कंसल बनोगे। वहां दोनों कंसल पोजीशंस खाली हैं। ट्राई करना चाहोगे? विकिर, आपकी इच्छा स्वीकार करता हूं।
लेकिन मॉर्ग क्लान और रूबी माइंस वाली घटना के लिए जो रिवॉर्ड प्रॉमिस किया था उसके बारे में कुछ कहना है। क्या मैं वो एक बार उधार ले सकता हूँ? ह्यू को बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे यकीन है तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगे। विकिर, आपको चिंता नहीं होगी। विकिर मन में सन कहलाना अभी भी अजीब लगता है। बटलर बैरीमोर ने कहा, पैट्रियार्क आपको बहुत वैल्यू देते हैं। बैटल में भेजने की बजाय कंसल बना दिया। ये डिसिप्लिन्स ऑफ किंगशिप है। विकिर, तभी अगर मैं जिम्मेदारियां अच्छे से हैंडल करूं। मन में डिप्टी कंसल बनकर मैं सुरक्षित तरीके से स्किल्स शार्पन कर सकता हूं। पिछली जिंदगी में मेरी गर्दन गिलोटिन पर कट चुकी थी। इस बार तुम्हें वही सेंसेशन दूंगा, ह्यूगो ले बास्करविले। और यहीं से विकिर की नई जर्नी शुरू हुई। अंडरडॉग सिटी, जहां कानून नहीं क्राइम का राज था। अंडरडॉग सिटी के बाहर बास्करविले टेरिटरी का कंसुलेट था। स्टाफ वाले सुबह सुबह पसीना बहा रहे थे, जगह को चमकाने में लगे थे। एक स्टाफ मेंबर चिल्लाया, अरे भाई लोग, कल तक ये जगह चमकनी चाहिए। नया डिप्टी कंसल आ रहा है, बास्करविले फैमिली से स्पेशल केयर करो। दूसरा, पता नहीं कैसा इंसान होगा, उम्मीद है बिजनेस में एक्सपीरियंस्ड हो। तीसरा, सुना नहीं वो सिर्फ 15 साल का है। दूसरा हैरान, क्या 15? इतने छोटे बच्चे से क्या उम्मीद। इस बार भी हम फंस गए यार। अगले दिन विकिर आया, युवा, शांत, लेकिन आंखों में ठंडक। एंट्री पर स्टाफ मेंबर ने रोक लिया। अरे किसका बच्चा है ये, ऐसे फ्री में अंदर नहीं घुस सकते। विकिर ने ठंडे लहजे में कहा, अपना हाथ अभी हटा लो। स्टाफ वाला शॉक्ड, आप डिप्टी कंसल क्यों एक दिन पहले आ गए? विकिर ने ऑर्डर दिया, अरे तुम अभी औरतें और ड्रिंक्स तैयार करो, पार्टी होने वाली है। स्टाफ वाले हैरान, पार्टी? पहले दिन ऑफिस में? अंदर जनरल सेक्रेटरी चिहुआ हुआ बास्करविले पीते हुए गुस्सा निकाल रहा था। मन में, क्या बकवास आदमी भेज दिया। पहले वाले सब ब्राइब लेने के लिए निकाले गए थे, अब ये नया बच्चा पहले दिन पार्टी करेगा? क्या ट्रबल मेकर है ये? तभी विकिर चुपके से एंटर हुआ। तुम जनरल सेक्रेटरी हो? चिहुआ हुआ चौंका, डा डिप्टी कंसल, कब आए? मैं चिहुआ हुआ बास्करविले हूँ। चिहुआ हुआ बास्करविले, कोई मिडिल नेम नहीं। चिहुआ हुआ मन में, फिर वही, मिडिल नेम ना होने से मैं फैमिली का ब्लड मेंबर नहीं माना जाता। कितनी डिस्क्रिमिनेशन झेली है। विकिर, अच्छा है, रास्ते में तुम्हारी इन्फो स्कैन की। तुम अंडरडॉग में जन्मे और पले बड़े हो ना, तो ये जगह की हर गली नुक्कड़ पता होगी। चिहुआ हुआ कंफ्यूज, हूँ? हाँ, विकिर, मैं जानता हूं ऐसे लोग कितनी मेहनत करते हैं, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। फिर डॉक्यूमेंट्स देखते हुए, यहां का जुडिशियल सिस्टम अजीब है। अंडरडॉग की समस्या यह है कि अंडरग्राउंड पावर लॉ से ऊपर है। चिहुआ हुआ हैरान, आपने इतना सारा पढ़ लिया? विकिर, अंडरग्राउंड बिजनेस के हेड्स को हटाना होगा। मौजूदा लॉ का सम्मान करूंगा, लेकिन नया लॉ ऐड करूंगा। 1 हफ्ते में अंडरग्राउंड इकोनॉमी को तबाह कर दूंगा। अगले दिन डॉटर स्माइल स्ट्रीट पर क्राउड जमा था। विकिर सुबह से खड़ा था। एक सिटीजन, डिप्टी कंसल क्या प्लान कर रहा है? सुबह से खड़ा है। दूसरा, इतना छोटा बच्चा क्या करेगा? विकिर ने जोर से बोला, सुनो सब, मैं नया डिप्टी कंसल हूं। बास्करविले फैमिली के लॉ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गैम्बलिंग, इलीगल लोन्स स्ट्रिक्ट हैं और रहेंगे। क्राउड ने हंसकर ताने मारे। विकिर ने जमीन में एक स्टेक ठोका, मैं स्पेशल लॉ अनाउंस करता हूं। विकिर स्पेशल लॉ सेक्शन 1, जो भी इस स्टेक को निकालने में कामयाब होगा उसे 100 मिलियन गोल्ड इनाम में दिया जाएगा। क्राउड शॉक्ड, क्या 100 मिलियन? सबकी आंखें चमक गईं। विकिर की ये चाल, अंडरवर्ल्ड को चुनौती देना, लेकिन स्मार्ट तरीके से। लोग हैरान, ये तो एवरेज सैलरी से 4 गुना है। दूसरा, बस स्टेक निकालना है, इतना आसान? विकिर ने क्राउड को देखा, कोई नहीं, कोई 100 मिलियन नहीं चाहता? फिर सांस ली, लगता है मजबूरी है। विकिर ने बोर्ड अपडेट किया, नया लॉ, पैराग्राफ 1 आर्टिकल 2, जो भी इस स्टेक को निकालेगा उसे 1 बिलियन गोल्ड मिलेगा। लोग हंस पड़े, हा, ये क्या मजाक है, हमें बेवकूफ बना रहे हो। एक ने कहा, कौन बेवकूफ ट्राई करेगा, सो जाओ भाई। विकिर फिर बोर्ड बदला, अब लिखा, आर्टिकल 2 रिवाइज्ड 10 बिलियन गोल्ड तुरंत। क्राउड में हलचल, क्या हो रहा है, ट्राई करूं क्या? दूसरा, पागल हो, देख उसकी कमर पर तलवार, लालची समझकर मार डालेगा। जनरल सेक्रेटरी चिहुआ हुआ घबराया, डिप्टी कंसल, हमारे पास इतना पैसा नहीं है शहर में। तभी एक छोटी लड़की, जूड़ी, फूल बेचने वाली, आगे आई। डरते डरते, मैं ट्राई कर सकती हूँ। लोग चिल्लाए, अरे तू क्या कर रही है, बच्ची मर जाएगी। जूड़ी, मेरी माँ बीमार है, कुछ तो करना पड़ेगा, अगर कुछ हो जाए तो मेरी माँ का ख्याल रखना। मन में, वो मुझे नहीं मारेंगे ना, बस फूलों की टोकरी भर के पैसे मिल जाएं। विकिर ने कहा, निकालो। जूड़ी ने हाथ लगाया और स्टेक आसानी से निकल गया। क्राउड चिल्लाया, निकाल लिया, सच में निकाल लिया। जूड़ी डर गई, इतनी आसानी से, अब मुझे मार देंगे क्या? विकिर ने डॉक्यूमेंट थमाया, यहां लो, अभी के लिए 100 मिलियन गोल्ड। जूड़ी, विकिर,
तुम्हारा घर कहाँ है? 10 बिलियन गोल्ड भारी होगा तो घर भिजवा देंगे और इनाम की सुरक्षा के लिए गार्ड भी देंगे। ये लॉ है, हमेशा मानना होगा। क्राउड स्तब्ध। एक छोटी लड़की ने 10 बिलियन का इनाम जीत लिया, लेकिन असल में ये विकिर का प्लान था। फिर सीन कट होती है और हम देखते हैं कंसुलेट ऑफिस में विकिर और चिहुआहुआ। क्राइम रेट गिर रहा था। चिहुआहुआ, आपका हैंडराइटिंग कमाल है। इतना डेयरिंग परफॉर्मेंस 20 साल में इतना टच नहीं हुआ। विकिर, गुस्से से सिर्फ राज नहीं चलता। जब लोग लॉ को बेइज्जत करते हैं और भरोसा नहीं करते तो ऐसा ही करना पड़ता है। मन में, ये परफॉर्मेंस तो असल में कैमस मॉर्ग कई साल बाद करती, लेकिन मैंने पहले कर लिया। चिहुआहुआ, 10 बिलियन का इनाम दिया, अब वापस कैसे लाएंगे? विकिर ने मैप दिखाया। ये इलाके हैं जहां इलीगल ग्रुप्स हैं, उनके डर्टी मनी जब्त करेंगे। चिहुआहुआ, आपको कैसे पता ये क्रिमिनल बिजनेस के स्पॉट हैं? विकिर, मुझे उनकी महक आती है। मन में, मैंने इन इलाकों को खूब सर्वे किया था, पीठ के पीछे की तरह जानता हूं। तभी गार्ड आया। डिप्टी कंसल विलेज हॉल की यूथ ऑटोनॉमी एसोसिएशन मीटिंग रिक्वेस्ट कर रही है। विकिर मुस्कुराया। लगता है टाइम आ गया। गंदगी के मक्खी अब गंध सूंघने लगे, तो चलो शहर को खा रहे कीड़ों को खत्म करना शुरू करें। और यहीं से विकिर की असली सफाई शुरू हुई। अंडरडॉग सिटी अब बदलने वाली थी। अंडरडॉग सिटी के सबसे लग्जरी होटल क्लब का वीवीआईपी रूम। वहां पार्टी चल रही थी। चैंपेन की बोतलें पिरामिड बना रही थीं। हर बोतल डॉन क्विकसोट पेरिग्नॉन 66 एसिड की, कीमत 100 मिलियन गोल्ड। ये पार्टी म्यूनिसिपैलिटी के टीनेज सेल्फ गवर्निंग कमेटी के 7 कोर मेंबर्स कर रहे थे। बास्करविले टेरिटरी के 7 ओरिजिनल क्लान्स के बच्चे। एक मेंबर जोर से बोला, टावर बनाओ, सब कुछ लाओ, आज फिर रात भर पार्टी। दूसरा स्टाफ से, जो टेबल पर गिरा है वो तुम लोग पी लेना। स्टाफ ने झुककर, थैंक यू सर, हम पूरी जान लगा देंगे। मेंबर एक घमंड से, मेरा पैसा कितना भी खर्च करूं कम नहीं होगा। ये सब बास्करविले के बॉर्डर बढ़ाने की वजह से है। हम स्लेव ट्रेड बढ़ाते हैं, बारबेरियन स्लेव्स पकड़ते हैं। मेंबर 3, इंपीरियल फैमिली की नजर नहीं है यहाँ, कैपिटल से भी ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट प्लेग्राउंड है। मेंबर 1 हंसते हुए, सच कहूं तो बास्करविले हमारे हंटिंग डॉग्स हैं, तलवार के दीवाने मूर्ख। देखो ना, हमने मैसिमाद्रानो क्लान को कैसे फंसाया और बास्करविले ने उनके सबसे लॉयल क्लान को काट डाला हमारे लिए। मेंबर 2, वैसे नए वाइस कंसल के बारे में सुना? मेंबर 1, 15 साल का है, आते ही पार्टी कर दी। चलो इसे टेस्ट करते हैं और अपना डोमिनेंस दिखाते हैं। प्रीमियम वाइन और लड़कियां भेजकर पार्टी थ्रो करेंगे, फिर बिल उसके सिर पर। वो क्लान को रिपोर्ट भी नहीं कर पाएगा, डर से डांट पड़ेगी। तभी दरवाजा खुला। एक युवा लड़का अंदर घुसा, शांत लेकिन आंखों में मौत। एक बंदे ने विकीर का बाल पकड़ा और कहा, अब तू कौन है छोटे बच्चे? विकीर ने अचानक उसका हाथ तोड़ा और बोला, नाम है बिचिर वान बास्करविले। क्या? विकीर ने ठंडे लहजे में समझाया। ये म्यूनिसिपैलिटी के लीडर्स थे। रूरल एरिया में करप्शन रोकना और रीजन की लाइफ इंप्रूव करना उनका काम था। लेकिन ये इतने गंदे हो चुके कि अब बास्करविले क्लान की पावर तक पर नजर रख रहे हैं। देखो इनके चेहरों पर, अभी भी झगड़ने की हिम्मत बाकी है, मतलब सबक नहीं सीखा। फिर विकीर ने टेबल को छुआ और पूरी चैंपेन टावर एक साथ टूट गई, हर बोतल चकनाचूर। मेंबर 3 घबराकर, ये माना रेजोनेंस से टावर तोड़ा, मतलब ये ग्रेजुएट है? मेंबर 1 अपने बॉडीगार्ड से, तू मिड रैंक एक्सपर्ट है, कुछ कर। बॉडीगार्ड डरते हुए, चुप रह, अगर मैंने लड़ाई की तो 1 सेकंड भी नहीं टिकूंगा। मेंबर 1 हकलाते हुए, मैं कसम खाता हूं, हम खुद शराब का बिल भरने वाले थे, बस आपको टेस्ट करना था। अंडरडॉग सिटी गिर चुका है, हमें पता था आपको टेम्पटेशन से दूर रहना चाहिए, हम आपके साथ हैं सर। विकीर ने ठंडी नजरों से देखा, मालिक कुत्ते को टेस्ट कर सकता है, लेकिन कुत्ता कभी मालिक को टेस्ट नहीं कर सकता। तुमने कभी असली डर नहीं देखा। मेंबर 1 गुस्से में, तू हरामी, सोचता है बच जाएगा? विकीर, किडनैपिंग, इलीगल स्लेव ट्रैफिकिंग, बास्करविले क्लान के खिलाफ तिरस्कार, तुमने बहुत गंदे काम किए हैं। जानवर को सबक सिखाए बिना नहीं सीखता। फिर विकीर ने सिस्टमैटिक तरीके से सजा देना शुरू किया, एक एक करके मेंबर्स को दर्द दिया, बिना मार काट के, लेकिन ऐसा कि वो कभी ना भूलें। अब गंदे जानवरों को सजा का टाइम है, जो कुछ भी नहीं डरते। विकीर की ये एंट्री सिर्फ पार्टी तोड़ने की नहीं थी, ये अंडरडॉग सिटी के असली मालिकों को चेतावनी थी। अब असली सफाई शुरू होने वाली थी। फिर हमें दिखाया जाता है अंडरडॉग सिटी के सबसे गहरे, अंधेरे और नम डंजियन सेल में 7 मेंबर्स बंधे पड़े थे। टीनेज सेल्फ गवर्निंग कमेटी के वो बच्चे जो पहले घमंड से पार्टी करते थे, अब उनके चेहरे पर खून, चोटें और डर था। मेंबर 1 चिल्ला रहा था, आवाज लड़खड़ा रही थी, ओए बिचिर, तू सोचता है तू बच जाएगा? मैं अपने पापा को बताऊंगा, जैसे ही बाहर निकलूंगा तुझे मार डालूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा, अभी छोड़ मुझे। चिहुआहुआ जनरल सेक्रेटरी डरते हुए विकीर से बोला, ओह माय सर, आपने क्या सोचकर इतनी मारपीट की? इन्हें मीट पैनकेक बना दिया। विकीर शांत, क्या लगता है मैंने ओवर किया?
चिहुआ हुआ, बिल्कुल लाइन क्रॉस कर दी आपने। विकिर मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया। चिहुआ हुआ, अये क्या? विकिर, मेरे पास तरीके हैं। अगर एविडेंस नहीं मिला तो फैब्रिकेट कर लूंगा। मुझे बाद में क्या होगा उसकी परवाह नहीं। जल्द ही कैलामिटी का दौर आएगा। मैं बैटल में डिप्लॉय हो जाऊंगा या अकादमी में चला जाऊंगा। फिर विकिर ने मेंबर 1 से कहा, तुम पर क्या आरोप है? सुन लो, इलीगल किडनैपिंग और वुमन ट्रैफिकिंग। इसके अलावा ब्राइबरी, थ्रेट, ब्लैकमेल, असॉल्ट और ऑफिशियल्स की असैसिनेशन। मेंबर 1, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर एविडेंस है तो सजा मान लूंगा। विकिर, एविडेंस होने पर सजा मानोगे? जैसे तुम गिल्टी हो लेकिन एविडेंस नहीं है। मेंबर 1 चुप हो गया। फिर विकिर ने कहा, सूरज ढलते ही इन सबको एग्जीक्यूट कर दूंगा। चिहुआ हुआ शॉक्ड। क्या? विकिर, और इनसे जुड़े हर किसी को भी साथ में मिटा दूंगा। मेंबर 1 अब रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। सॉरी, प्लीज, सब कुछ दे दूंगा, मार मत, प्लीज मत मारो। चिहुआ हुआ। लेकिन उनके क्लान्स चुप नहीं बैठेंगे। ये कायर और चालाक हैं, लेकिन कभी कभी बोल्ड भी हो जाते हैं। आपके बिजनेस को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और बदला जरूर लेंगे। विकिर, चिंता मत करो, इन क्लान्स को शिकायत करने का हक नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब अंडरडॉग के क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। चिहुआ हुआ, लेकिन एविडेंस? विकिर मन में ये क्लान की बदनामी नहीं होने देना चाहता। मौत भी आए तो। तभी विकिर मुड़ा। तुम आ गए? एग्जीक्यूशनर आया। वाइस कंसल, आपने जो कमीशन किया था वो बन गया। विकिर, परफेक्ट टाइमिंग, गुड जॉब। एग्जीक्यूशनर हंसा। हे 30 साल से टॉर्चर कर रहा हूं, लेकिन ऐसे नए टूल्स कभी नहीं देखे। इतने चिलिंग डिवाइसेस आपने कैसे सोचे? विकिर, मैंने नहीं बनाए, जहां मैं था वहां ये कॉमन थे। एग्जीक्यूशनर, क्या आप नर्क में थे सर? विकिर, कुछ ऐसा ही। कुछ नए ट्रिक्स सिखाऊं? एग्जीक्यूशनर, नहीं सर, इतने देखकर मुझे भी उल्टी आ सकती है। विकिर मन में, इन टॉर्चर डिवाइसेस से डेमन प्रिजनर्स ने भी मिलिट्री सीक्रेट्स बताए थे एरा ऑफ रुइनेशन में। डेमन से डील करते करते टॉर्चर टेक्निक्स इवॉल्व हुई। विकिर कैदी के पास गया। अब शुरू करते हैं। मेंबर 1 डर से कांपता हुआ। नहीं। विकिर, तुम्हारा वो रिजॉल्व कहां गया कि कभी नहीं बोलोगे? प्लीज कुछ मत बोलना, मैं पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं। धीरे धीरे। फिर हमें दिखाया जाता है शहर के अलग अलग इलाकों में लोग फुसफुसा रहे थे। एक है, ये वो लोग हैं जो गरीबों को कीड़े समझते थे। दूसरा, नए वाइस कंसल की पर्सनैलिटी देखकर लगता है आसानी से छूटेंगे नहीं। तीसरा, ये नेटिव क्लान्स के बच्चे हैं, थोड़ी ह्यूमिलिएशन के बाद छूट जाएंगे। नए वाइस कंसल को जानते हो, 10 बिलियन गोल्ड एक पोस्ट पर खर्च किया। तीसरा, फिर भी इन्हें मारने का बैकलैश बहुत बड़ा होगा, एग्जीक्यूशन तक नहीं जाएगा। नैरेटर, सारे शहरवासी सहमत थे। ये नया पॉलिटिशियन और नेटिव क्लान्स के बीच पावर गेम था। क्लान्स थोड़ा झुक जाई तो खत्म। जैसा सोचा था, माब्लैंक, पियोर, लुईब, चेनाल, फेरागामू, हरमास और प्रदाह क्लान ने छोटा सा अपॉलोजी गिफ्ट भेज दिया। लोकल पावर हाउसेस ने झुकना मंजूर कर लिया। लेकिन फिर सिटी स्क्वायर के बीच में 7 सिर रखे गए, नमक में पीकल्ड, चेहरे पर दर्द की ट्विस्टेड एक्सप्रेशंस, जैसे मौत के आखिरी पल तक तकलीफ हुई हो। उन सिरों के ऊपर बड़ा नोटिस टंगा था। अवैध मनोरंजन के लिए चेहरे पर परवर्ट का टैटू, जुआ खेलने के लिए हाथ काट दिए गए। एक कैदी के तो शरीर को 72 बार अलग अलग हिस्सों से काटा गया। गलत तरीके से पैसा उधार देने के लिए उनकी आंखें निकाल ली गईं। विक्टिम्स के डैमेज के हिसाब से मैक्सिमम सजा दी गई। फिर हमें दिखाया जाता है आउट्रो, विकिर और चिहुआ हुआ स्क्वायर में। विकिर, ये लॉ पहले से थे, सरप्राइज नहीं होना चाहिए, लेकिन पनिश्ड क्रिमिनल्स फेमस नेटिव नोबल्स हैं। ये चेंज लाएगा। हमारी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर सुनकर वो स्कीमिंग शुरू करेंगे। वॉर ऑफ अट्रिशन शुरू होगी, एक साइड खत्म होने तक। अंडरडॉग सिटी में ब्लड बाथ होने वाला है। तैयार हो जाओ। मैनेजर चिहुआ हुआ, अगली ऑपरेशन में तुम भी शामिल हो। चिहुआ हुआ शॉक्ड। क्या? मैं? सर, ये प्लान सच में? विकिर, मुझ पर भरोसा नहीं। चिहुआ हुआ, ऐसा नहीं, लेकिन ये अच्छा आइडिया है क्या? नैरेटर, वाइस कंसल खुद को स्लेव के रूप में बेच रहा है। एक अंधेरी रात, शहर की बाहरी सीमा पर एक बड़ा सा तंबू खड़ा है। चारों तरफ लग्जरी गाड़ियां आ रही हैं। अंदर अमीर गरीब नहीं, बस अमीर लोग इकट्ठा हैं। आज है स्लेव ऑक्शन का दिन, वो भी गैर कानूनी। तंबू के अंदर ऑक्शनियर मुस्कुराता हुआ सबका स्वागत करता है। स्वागत है, हर एक का दिल से स्वागत है इस सर्कस में। फिर एक सर्टिफिकेट देखकर बोला, अरे, माब्लैंक फैमिली से? ये खूबसूरत हैंडराइटिंग सिर्फ उन्हीं की होती है। आज बेचने आए हो? माब्लैंक का आदमी घबरा कर बोला। हाँ, बेचने आए हैं। ऑक्शनियर हंसते हुए, माब्लैंक जैसे शानदार ग्राहक पहले भी बहुत स्लेव खरीद चुके हैं। पिछली बार वाले पसंद नहीं आए क्या? नहीं नहीं, हमेशा संतुष्ट रहते हैं। फिर वो अपना सामान दिखाता है। काले बाल, लाल आंखें। ऑक्शनियर की आंखें चमक उठी। वाह, क्या रेयर चीज लाए हो। काले बाल और लाल आंखें,
मैं वादा करता हूं इसकी कीमत बहुत ऊंची लगेगी। मां ब्लैंक वाला बोला, ठीक है, तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं। ओनक्शनियर झुककर बोला, तो फिर मजे करो। फिर हमें दिखाया जाता है अंदर दर्शक आपस में बातें कर रहे हैं जैसे कोई सामान्य बाजार हो। ओनक्शन शुरू। आशा है आज ढेर सारा अच्छा माल मिलेगा। पहला आइटम, कुछ पागलपन। बास्करविल नाइट्स ने शिकार के दौरान चुराया हुआ ए रैंक डेमोनिक क्रिएचर 19 दिल वाला, नाम है मुर्सिएलागो। नीलामी शुरू। धमाका। शुरुआत 100 मिलियन गोल्ड से। 100 मिलियन, 140 मिलियन, 200 मिलियन। सोल्ड। 250 मिलियन में 19 दिल वाला मॉन्स्टर बिक गया। बस यही तो उनका रोजमर्रा है। अंडरडॉग सिटी के किनारे पर एक सुनसान जगह। गाड़ियां एक एक करके आ रही थीं। हर गाड़ी से अमीर लोग उतर रहे थे, नेकलेस पहने, महंगे कपड़े, लेकिन आंखों में लालच। तंबू के दरवाजे पर एक होस्ट खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, लेकिन उसकी मुस्कान में जहर था। स्वागत है, सच्चे दिल से स्वागत है आप सबका सर्कस में। एक गाड़ी से चिहुआ हुआ मां ब्लैंक उतरा, उसके साथ एक कैद किया हुआ लड़का, काले बाल, लाल आंखें। होस्ट ने सर्टिफिकेट देखा। ओह, मां ब्लैंक फैमिली से। ये खूबसूरत सिग्नेचर और हैंडराइटिंग सिर्फ मां ब्लैंक का ही हो सकता है। आप यहां बेचने आए हैं? चिहुआ हुआ ने घबराते हुए कहा, हाँ, हम बेचने आए हैं। होस्ट ने मुस्कुराकर कहा, मां ब्लैंक हमारे बेस्ट कस्टमर हैं। पिछली बार जो स्लेव्स खरीदे थे उनसे खुश थे ना? चिहुआ हुआ, बहुत खुश, हमेशा संतुष्ट रहते हैं। होस्ट ने लड़के को देखा, काले बाल, लाल आंखें, क्या रेयर स्पेसिमेन है। मैं वादा करता हूं अच्छी कीमत पर बेचूंगा। चिहुआ हुआ ने सिर हिलाया, मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं। अंदर का माहौल गर्म था। अमीर लोग बैठे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक ने कहा, सुना है अब ट्रेंड है अजीब दिखने वाले स्लेव्स रखना। दूसरा हंसा, मुझे ट्रेंड से मतलब नहीं, स्लेव्स बस सुंदर या हैंडसम होने चाहिए। हा हा हा। पहला, मुझे तो स्लेव्स की ग्रिम हिस्ट्री पसंद है। सबसे अच्छे वो होते हैं जो नेमदार फैमिली से गिरे हों या किडनैप हुए हों। तभी ऑक्शनियर माइक पर चिल्लाया, शुरू करते हैं। पहला प्रोडक्ट, बास्करविले के नाइट्स ने शिकार किए हुए में से चुराया हुआ ए रैंक डेमोनिक क्रिएचर 19 दिल वाला मुर्सिएलागो। चमड़ा, मांस, हड्डियां, ऑर्गन्स, कुछ भी बेकार नहीं जाएगा। बिडिंग शुरू। 100 मिलियन गोल्ड। बिडिंग तेज हुई। 100 मिलियन, 140, 200, आखिर में 250 मिलियन में बिका। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन विकीर का प्लान अभी शुरू भी नहीं हुआ था। ओनक्शनियर फिर चिल्लाया, एक और स्पेशल प्रोडक्ट, जंगल के गहराई से लाया गया रेयर आइटम बालाक बारबेरियन। बालाक बारबेरियन को पेश किया जाता है, लेकिन उसे खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। यहां तक कि कीमत 5 मिलियन से घटाकर 1 मिलियन कर दी जाती है, फिर भी कोई नहीं बोलता। मैनेजर उसे अगली बार के लिए चारा बनाने का कहकर हटा देता है। यह सुनकर उसका बॉडीगार्ड उस लड़की को एक मुक्का मारकर अपने साथ ले जाता है। वो बारबेरियन जिसे बाद में विकीर बचाएगा, लेकिन अभी वो सिर्फ अनवांटेड था। ओनक्शनियर ने कहा, थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन अच्छे दिल से आज का बेस्ट आइटम पहले लाते हैं। रेयर ब्लैक हेयर और रेड आईज वाला स्पेशल गुड। इतना आज्ञाकारी कि सिर्फ हल्की रेस्टोरेंट लगानी पड़ी। बिडिंग शुरू हुई। 600 मिलियन, 800, 900। तभी बैरन गैम्बिनो ने चिल्लाया, 6 बिलियन। सब चौंक गए। 6 बिलियन? वो बैरन गैम्बिनो है, ग्रेनरी टेरिटरी के। उसकी सहायक सिंडी वेंडी ने कहा, लॉर्ड बैरन, ये बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। बैरन ने गुस्से में, चुप रहो, इस खूबसूरत स्लेव को कैपिटल में बेचूंगा तो और ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट होगा। सिंडी वेंडी, फिर भी 6 बिलियन। बैरन चिल्लाया, चुप, मैंने तुझे जगह दी थी जब तेरे पास कुछ नहीं था। मालिक पर आवाज उठा रही है। बैरन विकीर के पास आया, अब तुम मेरे हो, मैं बुरा आदमी नहीं हूं, तुम्हारे साथ खेलने के बहुत तरीके सोचे हैं। यह सुनकर विकीर अपना हाथ आगे करता है। वह बिचिर को अपना खिलौना समझ रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने मौत को खरीदा है। बैरन को लगता है कि विकीर मान गया। तभी अचानक विकीर एक झटके में हथकड़ी तोड़ देता है और अपना पैर से एक क्रिटिकल हिट जमीन पर करता है, जिससे वहां भूकंप जैसी हालत हो जाती है। अटैक की प्रेशर से बैरन दूर जाकर गिरता है। विकीर उसके सामने जाता है और अपने हाथ से उसके पीठ एक डेविल रेंज में दबाने लगता है। वह चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन किसी की हिम्मत ना होती है कि उसकी कोई मदद कर सके। थोड़ी देर बाद उसका वही डेथ हो जाता है। फिर विकीर अपना असली चेहरा दिखाता है। सभी लोग यह सब देखकर दंग रह गए। लोग चिल्लाए, ये बिचिर वॉन बास्करविले, अंडरडॉग सिटी का वाइस कॉन्सल, बास्करविले का हाउंड यहाँ क्या कर रहा है? विकीर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सर्कस? हाँ, आज के लिए कितना फिटिंग नाम है। यहाँ मौजूद हर एक को आज बिना चोट खाए बाहर नहीं निकलने दूंगा। पैनल में विकीर की लाल आंखें चमकती हैं और सर्कस अब असली जंग बन जाता है। चारों तरफ दुश्मन घुस आए हैं। विकीर डिप्टी कौंसल बनकर वहां है, लेकिन उसके हाथ में कोई तलवार नहीं दिख रही। दुश्मन सोच रहे हैं, ये तो आसान टारगेट है। एक दुश्मन चिल्लाता है,
अरे डिप्टी कौंसल हो या जो भी हो, कोई हथियार नहीं है, बस काट डालो इसे। यह सुनकर 3 मुस्टंडे अटैक के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी विकीर अपना सीक्रेट स्वॉर्ड निकाल लेता है और एक डेविल रेंज में तीनों को गाजर मूली की तरह काट देता है। यह देखकर आगे से एक और बंदा अपना हथियार घुमाते हुए उसके और बढ़ रहा होता है। तभी विकीर अचानक उसके सामने पहुंचकर उसको बीच से ही काट देता है। यह सब देखकर ऑक्शनियर हैरान, उसकी बोलती बंद हो जाती है। इतनी भयानक लाल ऑरा, असंभव। ये लड़का ग्रेजुएटर है, बास्करविले परिवार का होने के बावजूद सिर्फ इतनी उम्र में। दोस्तों, ग्रेजुएटर का मतलब समझते हो? ये वो लेवल है जहां कोई इंसान अकेला ही पूरी आर्मी को टक्कर दे सकता है। ये किसी देश की सबसे बड़ी मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है। विकीर सिर्फ 15 साल का है, लेकिन बास्करविले की क्रू ट्रेनिंग ने उसे पहले ही इस स्टेज पर पहुंचा दिया। कमाल है ना? थोड़ी देर बाद ऑक्शनियर सेक्रेटरी जनरल चिहुआहुआ के गले पर एक चाकू रख देता है और विकीर को धमकाता है, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इसका गला काट दूंगा। चिहुआहुआ चिल्लाता है, डिप्टी कौंसल मैं ठीक हूं, आप खुद को संभालिए। वो विकीर को बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि खुद डर से कांप रहा है। विकीर शांत मुस्कान के साथ बोलता है, तुम्हारे शब्द और चेहरा एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे। चिहुआहुआ, तुम्हारी वफादारी कमाल की है, टेंशन मत लो। बास्करविले से निकलते वक्त पैट्रियार्क ने मुझे एक स्पेशल गिफ्ट दिया था। वो जेब से एक छोटी सी सीटी निकालता है। दुश्मन हंस पड़ता है, ये क्या सीटी? डराने के लिए? ग्रेजुएटर भी यहाँ बेकार है। विकीर फूंक मारता है। कुछ सेकंड सन्नाटा। दुश्मन फिर हंसता है, कुछ नहीं हुआ, बस यही था। लेकिन अचानक दूर से भयानक कदमों की आवाज। पिटबुल नाइट्स का ग्रैंड एंट्री। दुश्मन चीखता है, ये कौन? नहीं, ये सिंबल, सीने पर दांत का निशान। नहीं, ये वो नहीं हो सकते। एम्पायर का सबसे क्रूर नाइट ऑन ऑर्डर, एनिहिलेशन एक्सपर्ट्स, बास्करविले का पिटबुल नाइट ऑन ऑर्डर, 100 ग्रेजुएटर्स, हर एक मौत का दूसरा नाम। दोस्तों, पिटबुल नाइट्स बास्करविले का सबसे डरावना स्पेशल यूनिट। इनका काम है क्रिमिनल्स को कुचलना बिना किसी दया के। लीडर है बोस्टन टेरियर, ह्यूगो का भाई। दुश्मन घबराता है, नहीं, मैं यहां नहीं मर सकता। तभी अचानक पीछे से एक बंदा ऑक्शनियर का सर धड़ से अलग कर देता है। ये सब नजारा देखकर सिंडी वेंडी की हालत खराब होने लगती है। तभी एक दूसरा बंदा अटैक के लिए सिंडी वेंडी के पास पहुंचता है। तभी विकीर बीच में आकर उसे रोक देता है और कहता है, इस एक को छोड़ दो, बाकी सबको चीर फाड़ कर मार डालो। जो लोग अच्छे से लेट गए हैं उन्हें मत छेड़ो, लेकिन अगर कोई हिला भी तो बिना सोचे मार दो। पिटबुल नाइट, आदेश का पालन होगा। एक दुश्मन लेट कर कहता है, मैं अच्छे से लेट गया हूं, हथकड़ी पहना दो। पिटबुल नाइट, हम हथकड़ी नहीं लेके घूमते, जिन्हें मौत मिलनी है उन्हें पैरों की क्या जरूरत। यह कहकर एक ही झटके में उसका दोनों पैर काट दिया जाता है और फिर जिसने भी हिलने की कोशिश की उसे मौत का घाट उतार दिया गया। विकीर मन में, पिताजी ह्यूगो मिलिट्री पावर को लेकर बहुत सख्त हैं। उम्मीद है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा हुआ मैं पिटबुल्स को आसानी से ले आया। बोस्टन टेरियर आता है, भतीजे, पिटबुल नाइट्स यूज करने का मजा आया? खुश हो? और कुछ चाहिए तो बोलना। विकीर, बिल्कुल संतुष्ट हूं अंकल, बाद में सोचता हूं, अभी कोई जरूरी काम है, चलता हूं। बोस्टन टेरियर सोचता है, ये लड़का विकीर है। अब समझ आया भाई ह्यूगो क्यों इतना फिदा है। 15 साल में इतनी क्रूरता और तेज दिमाग। बाद में पिटबुल में आना, मैं खुद ट्रेनिंग दूंगा। ऊपर से इग्नोर कर रहा है और भी ज्यादा पसंद आ रहा है। विकीर सोचता है, ये अंकल थोड़ा ज्यादा उत्साही हैं। वैसे वो सेफ यहीं कहीं होगा। नोबल्स का पैसा सिटी हॉल को जाएगा, टैक्स सही से होगा। बास्करविले ने फंड दिया है, थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन असली वजह कुछ और है। मैं स्टोर रूम में इसीलिए आया हूं। अंधेरे कोने में चेनों से बंधी एक लड़की पड़ी थी। उसका चेहरा गंदगी और खून से सना हुआ, आंखों में नफरत की आग जल रही थी। वो बालाक ट्राइब की थी, जंगली, मजबूत और कभी झुकने वाली नहीं। विकीर उसके पास पहुंचा। उसने देखा कि कैसे उसे यहां लाते वक्त सताया गया था। विकीर का मन में एक ठंडी सिसकारी निकली। इतनी बेरहमी, लेकिन अब खत्म हो गई। वो अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकालता है, एक खास पोषण जो नाइट ऑर्डर ने दी थी। वो लड़की को देखकर बोलता है, तुम भाग्यशाली हो, मैं तुम्हें ये पोषण दे रहा हूं, मेरी मेहरबानी से। लड़की चौंक जाती है। वो सोचती है, ये बास्करविले का कुत्ता क्यों मदद कर रहा है। विकीर मुस्कुराता है और सोचता है, पहले जीवन में मैंने बारबेरियन से सैकड़ों बार लड़ाई की थी। उनकी भाषा की बेसिक बातें तो याद हैं। फिर वो धीरे से बारबेरियन भाषा में बोलता है, भाग जाओ। उसकी आवाज में कोई धमकी नहीं, बस एक सच्ची आजादी। लड़की की आंखें फैल जाती हैं। वो समझ जाती है ये कोई जाल नहीं। वो धन्यवाद के लिए कुछ कहना चाहती है, लेकिन विकीर पहले ही मुड़ चुका होता है। दोस्तों, ये मोमेंट बहुत स्पेशल है। विकीर पहले जीवन में बारबेरियंस को दुश्मन मानता था, लेकिन अब वो दया दिखा रहा है। ये उसकी ग्रोथ है, रिवेंज के साथ जस्टिस भी। और आगे बालाक ट्राइब आर्क में ये लड़की आइयेन बहुत बड़ी रोल प्ले करेगी।
सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। विकीर अब अकेला है स्टोर रूम में। वो ढूंढता है वो चीज जिसके लिए वो यहाँ आया था। आखिरकार मिल जाती है। मुर्सियल का शव, ए रैंक मॉन्स्टर, अभी भी ताजा और पूरा। वो अपनी स्वॉर्ड बिलजेब को देखता है। वो स्वॉर्ड अब जिंदा है, ब्लड और मॉन्स्टर खाकर स्ट्रॉन्ग होती है। विकीर धीरे से कहता है, बहुत दिनों बाद ए रैंक का खाना मिला है बिलजेब, शांत हो जा, जल्दी खा ले, पिटबुल नाइट्स आने वाले हैं, देर मत करना। पैनल में बिलजेब की आंखें चमकती हैं। वो शव को निगलने लगती है। एक डार्क, ग्रोसम लेकिन पावरफुल सीन। विकीर सोचता है, ये मेरी ताकत है, लेकिन ये भी एक बोझ है। ये पार्ट दिखाता है विकीर का डार्क साइड। वो सिर्फ तलवार नहीं चलाता, वो एक लिविंग वेपन को कंट्रोल करता है। अब कहानी शहर की तरफ मुड़ती है। खबर फैल गई, नया डिप्टी काउंसिल ने क्रिमिनल एम्पायर को तबाह कर दिया। इलीगल स्लेव ऑक्शन वाले लोग जेल में गए, लेकिन उनके लिम्ब्स फाड़े गए। बर्निंग सस्पेंशन क्लब की बिल्डिंग राख हो गई। वीआईपी के सिर डिस्प्ले पर लगे। एक भयानक मैसेज, 7 बड़े क्लैंस जिन्होंने अपने बच्चे खोए प्रोटेस्ट लेटर भेजते हैं। लेकिन विकीर का जवाब साफ और क्रूर, ट्रेजन के चार्ज में 3 जनरेशंस तक डिस्ट्रॉय, एसेट्स जब्त। नतीजा, टैक्स का पैसा बढ़ा, बेरोजगारी घटी, शहर की गरीबों के लिए वेलफेयर बहाल हुई। लोग अब विकीर को हीरो मानने लगे, लेकिन विकीर जानता है ये सिर्फ शुरुआत है। एक पैनल में विकीर शहर की बालकनी से देखता है, साफ सड़कें, खुश लोग। वो सोचता है ये शहर अब मेरा है, लेकिन असली दुश्मन अभी बाहर है। ऑफिस में चिहुआ हुआ कॉफी लेकर आता है। डिप्टी काउंसिल कॉफी। विकीर ठंडे लहजे में, काम पर ध्यान दो, कॉफी की जरूरत नहीं। चिहुआ हुआ मुस्कुराता है, ये मेरी थैंक यू है, आपने मुझे चाकू से बचाया था ना। विकीर हंसता है, जिंदगी के बदले 1 कप कॉफी, कितना कंजूस हो तुम। चिहुआ हुआ सोचता है, ये इंसान कमाल का है, अगर वो यहाँ रहे तो शहर और आगे बढ़ेगा। चिहुआ हुआ की लॉयल्टी अब भी चमक रही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जेल में सिंडी वेंडी सैन रोज, वो औरत जो बैरन गैम्बिनो की पावर का राज थी। वो मनी मेकिंग जीनियस है, लेकिन अब कैद में। विकीर उसके सामने बैठता है। सॉरी, पहले नहीं आ सका, तुम्हारा नाम सिंडी वेंडी सैन रोज है ना। वो चुप रहती है, आंखें नीची। विकीर पूछता है, तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ा। क्योंकि मुझे सवाल पूछने हैं। गैम्बिनो इतनी जल्दी पावर कैसे बढ़ा, तुम्हारा हाथ था ना। तुम्हारी मनी स्किल्स कमाल की है, जवाब दो तो फ्री कर दूंगा, नहीं तो पछताओगी। सिंडी वेंडी बोलती है, जो पूछ सकते हो बताऊंगी। विकीर, क्या लगता है मैं लॉ अच्छे से लागू कर रहा हूं। वो हंसती है, एक रेपुटेबल मजिस्ट्रेट ने शहर को सम्मान दिया है। विकीर गंभीर, सीरियस जवाब नहीं तो प्रॉमिस टूटेगा। वो सांस लेती है, तुम अच्छा कर रहे हो। विकीर, वजह। सिंडी वेंडी विकीर को देखकर बोलती है, एक कंसल के लिए सबसे जरूरी चीज वर्च्यू यानी सद्गुण है। वो आगे कहती है, तुम सड़क के क्रिमिनल्स को सजा देकर कानून बनाकर अपनी इज्जत बढ़ा रहे हो, लेकिन जल्दी ही उन कानूनों से बहुत से आम लोग मरेंगे, दुखी होंगे। लंबे समय में लोग तुमसे नफरत करेंगे, गुस्सा करेंगे। और बास्करविले क्लैन, जब तुम अंडरडॉग सिटी में क्लैन लीडर से ज्यादा पावरफुल हो जाओगे तो वो तुम्हें वेलकम नहीं करेंगे। विकीर शांत रहता है। सिंडी वेंडी जारी रखती है, आखिर में लोग तुमसे नफरत करेंगे और बास्करविले तुम्हें खतरा मानकर टारगेट करेंगे, तो अब क्या करना चाहिए। वो अपना प्लान बताती है, सब अथॉरिटी क्लैन लीडर को वापस दे दो, यहाँ की ग्लोरी भी। अटेंशन कम करने के लिए या तो ले रूज एले नॉयर माउंटेन जाओ या एम्पायर के सेंट्रल अकादमी में। वहां तुम्हारी उम्र और स्टेटस के लोग आम हैं। पावर छुपा लो, आइडेंटिटी धो लो। जब समय आएगा तो क्लैन लीडर तुम्हारी जगह सजा भुगतेगा, मतलब हंटिंग डॉग को अपने मालिक की गर्दन काटनी होगी। यही तरीका है कि तुम्हें उसकी नफरत से बचाया जा सके। विकीर मुस्कुराता है, मैं इसे याद रखूंगा। अच्छी एडवाइस थी, तुम्हारे आइडियाज मेरे जैसे ही हैं। जैसा वादा किया था तुम फ्री हो। दोस्तों, ये सीन कितना स्मार्ट है। सिंडी वेंडी विकीर को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जानता है कि उसका प्लान पहले से ही चल रहा है। वो क्लैन लीडर ह्यूगो को टारगेट कर रहा है, रिवेंज का असली टारगेट। सिंडी वेंडी चौंक जाती है, सच में मुझे छोड़ रहे हो। विकीर, मैं वादे हमेशा निभाता हूं, फिर उम्मीद है कि तुम्हें आज के फैसले पर कभी अफसोस ना हो। अब विकीर एक पुरानी कहानी सुनाता है, मैसिमादुनारो क्लैन की। तुम मैसिमादुनारो क्लैन के बारे में जानती हो। अंडरडॉग सिटी के फाउंडिंग क्लैंस में 7 बड़े क्लैंस के अलावा एक 8वां था, मर्चेंट क्लैन, बहुत अमीर मैसिमादुनारो। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से उनका अंत हो गया। वो बताता है, सबसे छोटे बेटे का बर्थडे था। वो नई सीखी तलवार स्किल्स दिखा रहा था, लेकिन वो स्किल्स बास्करविले की सीक्रेट फैमिली टेक्निक थी। खबर क्लैन लीडर तक पहुंची। उन्होंने सोचा मिलिट्री सीक्रेट लीक हो गया, हंटिंग डॉग्स छोड़े गए और पूरा क्लैन एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन असली कहानी, 7 क्लैंस के युवा डेमंस ने बास्करविले से टेक्निक चुराई और मैसिमादुनारो के बच्चे को सिखाई। सब प्लान्ड था। सिंडी वेंडी, 8वें क्लैन की कहानी, मुझसे क्या लेना देना। विकीर,
लेकिन सच ये है कि मैसिमादोनारो मासेकर में एक सर्वाइवर था। 1 साल की बच्ची, सातों ने उसे बचाकर निकाला और सिर्फ इसलिए कि वो खूबसूरत थी उसे क्रूर टॉर्चर सहना पड़ा। वो एक्ट्स इतने गंदे हैं कि कहना भी मुश्किल। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। समय बीता, नया डिप्टी कौंसल आया। उसने पुरानी समस्याओं को बाहर निकाला, सजा दी। ट्रिगर थे वो 7 इडियट्स। विकीर ने उन्हें टॉर्चर किया, कन्फेशन लिया। उनकी लास्ट वर्ड्स थे, हमने इतना बड़ा अपराध किया, माफ कर दो। सिंडी वेंडी गुस्से में, सॉरी, किससे सॉरी? विकीर, किससे? फेक नाम सिंडी वेंडी सैन रोज वाली लड़की से, मैसिमादोनारो की एकमात्र सर्वाइवर से। वो चुप हो जाती है। विकीर कन्फेशन पेपर दिखाता है। वी वर द वंस दैट ड्रोव द मैसिमादोनारो क्लैन टू डेवस्टेशन। यहाँ पैनल जूम, सिंडी वेंडी की आंखों में आंसू, गुस्सा और सदमा। विकीर, लेकिन सातों मर गए तो भी मैसिमादोनारो का बदला पूरा नहीं हुआ। अभी एक क्लैन बाकी है। बास्करविले से नफरत करो, सिंडी वेंडी सैन मैसिमादोनारो, तुम्हें पूरा हक है। वो, तुम खुद बास्करविले हो, फिर मदद क्यों? विकीर, गलत सवाल है। वो समझ जाती है। समझ गई, विकीर वान बास्करविले, ये कर्ज चुकाऊंगी। तुम्हारी जिंदगी में जो भी करोगे, पैसों की कभी कमी नहीं होगी। विकीर, ये वादा याद रखूंगा। ये मोमेंट बहुत पावरफुल। सिंडी वेंडी अब विकीर की अलायंस बन गई, मनी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन और बदले की पार्टनर। सुबह होती है, चिहुआ हुआ आता है। मिस्टर डिप्टी कौंसल, सूरज निकल आया, काम के लिए तैयार। लेकिन वो रुक जाता है। चारों तरफ लाशें। ये बॉडीज क्या? विकीर, गुड मॉर्निंग सर। पता नहीं, नींद में मार डाला लगता है। चिहुआ हुआ, सच में? विकीर, नहीं, मजाक था। चिहुआ हुआ, तुम्हारा बचपन कैसा रहा होगा? मजाक भी नहीं लग रहा। विकीर सोचता है, हाल में बहुत परेशानियां आ रही हैं। 2 पॉइजन एरो, एसिड, स्नाइपर, आग लगाना, कार्ट से कुचलना, 4 बार जहर पिया। अटेंशन मिल रहा है क्या? तुम पागल हो गए हो। विकीर अपनी स्किल्स चेक करता है। हेलिश बफेलो का टफ लाइफ, रिवर स्टिक्स से बॉडी स्ट्रॉन्ग, ग्रेजुएटर असैसिन भी स्किन नहीं चीर पाया। अब परेशान करने लगा है, जांच करनी पड़ेगी।